राजस्थान में जो बर्बर हत्या हुई उसका साफ कनेक्शन साफ तौर पर जुड़ता नजर आ रहा है। जो एजेंसियां हैं दरअसल वो इस पूरे ही मामले को खंगाल रही हैं और उसके बाद ये पता चल रहा है कि किस तरह से जो उदयपुर में हत्याकांड हुआ और जो नृशंस हत्या हुई उसका कनेक्शन सीमा पार से जुड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इन तमाम मसलों पर डिस्कस करने के लिए एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, जिसमें हम देख रहे हैं कि सूफी कौसर मजीदी साहब हैं जो अध्यक्ष है सूफी खानकाह एसोसिएशन के। राजस्थान से वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौलाना मोहम्मद ताहिर मदनी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि जमायतुल फलाह मदरसा के डायरेक्टर हैं। और सबसे पहले मैं श्याम सुंदर जी के पास ही आता हूं क्योंकि राजस्थान में इस वक्त जो हलचल है खासतौर पर सामाजिक और राजनीतिक हलचल वो इस हत्याकांड के बाद आसमान छू रही है और एक तरह से देखा जाए तो सामाजिक ताना बाना जो है उसको चैलेंज कर रही है। श्याम सुंदर जी, क्या आपको लगता है कि जो राजस्थान का एक सामाजिक ताना बाना है उस पर एक तरह से कुठाराघात है और उस पर एक तरह से चैलेंज के तौर पर ये समूचा घटनाक्रम दिखाई दे रहा है? देखिए विजय जी, ये बात सही है कि जिस प्रकार की घटना उदयपुर में घटित हुई उससे लगता है कि राजस्थान जो शांत प्रिय प्रदेश हुआ करता था उसमें दाग लग गया है। दाग भी किस प्रकार का लगा, जिस प्रकार से जो घटना हुई है एक समाज विशेष के व्यक्तियों ने टारगेट बनाकर, जो नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पे उन्होंने, हमारे कन्हैयालाल एक टेलर है, उन्होंने पक्ष में शूट कर दिया, शेयर कर दिया था। उसके बाद उनको धमकी मिली और धमकी मिलने के बाद वो पुलिस थाने जाते हैं 15 जून को। 15 जून के बाद उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और कहा जाता है कि शांत हो जाइए और आपस में से संभल के रहिए। उसके बाद ये घटना घटित हो जाती है और घटना भी जिस दर्दनाक तरीके से घटित होती है वो निश्चित रूप से निंदनीय है। किसी भी स्तर पर उसको नहीं समर्थन किया जा सकता है। तो मैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी आज, वो मुख्यमंत्री जी उदयपुर में खुद पहुंचे हुए हैं और पूरी समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन जो इसमें तथ्य सामने आ रहे हैं उससे लग रहा है कि ये साधारण घटना नहीं है, आतंकी से जुड़ी हुई घटना है। ये लोग आतंकी के लोगों से जुड़े हुए लोग हैं जो कि सीमा पार से हैं। इन्होंने कराची में 30 दिन की ट्रेनिंग भी ली थी और एक आतंकी तो शादी भी कोई आतंकियों ने कराई है बताई जा रही है, जिस तरह से सामने निकल के आ रहा है। और इनका नेटवर्क जो वहाँ हमारे 8 जिले हैं उसमें जो उदयपुर है, भीलवाड़ा है, अजमेर है, राजसमंद है, टोंक है और बांसवाड़ा है, जोधपुर है, इन जिलों में इन्होंने नेटवर्क तैयार शुरू किया था। गरीब लोगों को गुमराह करके एक समाज विशेष के खिलाफ तैयार कर रहे थे। और जिस आने वाले समय में जिस प्रकार का एनआईए जो जांच कर रही है और जांच में जो उन्होंने उनके घर को सील किया है, सील करने के बाद बहुत सारी सामग्री प्राप्त हुई है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें सामने आएगी, इसलिए हम कहने की स्थिति में नहीं है कि क्या नेटवर्क कितना बड़ा होगा, क्योंकि ये खुद कुवैत से भी जुड़े हुए हैं, अरब से भी इनका जुड़ा हुआ है। तो ये इसमें जिस प्रकार का घटना से जो सामने आ रही है बातें, उससे हमारे दोनों उनको पकड़ तो लिया है। पकड़ने के बाद जिस प्रकार की जो पूछताछ में बातें सामने आ रही, हमारे खुद डीजीपी है लाटर, उन्होंने स्वीकार किया है कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, इनका आतंकियों से संबंध है। दावत इस्लामिक जो संगठन है उनसे इनका संबंध बताया जा रहा है। और ये घटना और भी करने वाले थे, क्योंकि एक नीरज जैन नाम का व्यक्ति है, उसको भी धमकी दे चुके थे टायर व्यवसायी, वो तो नहीं मर पाया, लेकिन इसको दन दहाड़े जिस तरह से टारगेट बना करके मार करके वीडियो उछाला गया, उससे लगता है कि पूरे प्रदेश में कोई ना कोई इस तरह की हलचल पैदा करना चाहते थे जिससे कि पूरे देश और प्रदेश में अव्यवस्था फैल जाए। तो जो मौलाना, मैं एक बार श्याम सुंदर जी को आपको रोकते हुए मौलाना मोहम्मद ताहिर मदनी साहब को जोड़ना चाहूंगा कि तमाम तरह से निंदा हो रही है, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर देखा जाए, धार्मिक स्तर पर देखा जाए, लेकिन धर्म के नाम पर इस तरह से नृशंस हत्या को अंजाम देना, क्या वाकई धर्म इस मामले में एक राह प्रशस्त करेगा कि इस तरह से हिंसक होना, एक पोस्ट के लिए किसी इंसान की जान ले लेना और इस तरह से बर्बरता से पेश आना, ये अपने आप में कह सकते हैं कि न सिर्फ इंसानियत के ऊपर एक काला धब्बा है, बल्कि आप कहें तो इतिहास में दर्ज एक ऐसा काला धब्बा है जिससे हम कहें कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो पढ़ेंगी तो भी डर समझाएंगी कि ये दरअसल क्या हुआ था। क्या वाकई धर्म इस मामले में कुछ राह प्रशस्त करता हुआ दिखाई दे रहा है मौलाना साहब? देखिए, जो हादसा हुआ है वो इंतहाई काबिले मजम्मत है और हर तरफ से उसकी निंदा हो रही है।
मजहबी रहनुमाओं ने भी, तमाम जमातों ने, तमाम बड़े इदारों ने उसकी कड़ी निंदा की है, सियासी सतह पे भी उसकी निंदा हुई है। और कोई भी मजहब इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि कोई शख्स इस तरह का गैर इंसानी काम करे। ये बिल्कुल वहशियाना और बर्बरियत से भरपूर काम है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और मिलती कहाँ से है, ये सोच आती कहाँ से है, ये सोच कहाँ से आती है? ये दरअसल ये लोगों को कहाँ से सोच आती है कि धर्म के नाम पर हमें दूसरे का गला देना है? क्योंकि हमने देखा कि नुपुर शर्मा कांड के बाद बीजेपी ने स्टेप्स लिए, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन हमने सड़क पर जो प्रदर्शन देखा, उस प्रदर्शन में साफ तौर पर इस तरह के भी नारे लग रहे थे कि हमें दरअसल सर चाहिए, गर्दन चाहिए, सर कलम करने के लोग आह्वान कर रहे थे। आपको नहीं लगता कि उसी समय अगर हमारे धार्मिक संगठन आपके जैसे मौलाना और तमाम मौलाना सामने निकल कर आते और कहते कि कोई किसी की जान लेगा, ये धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, कोई किसी की जान ले इसका इजाजत संविधान और कानून नहीं देता, लिहाजा अगर उसी वक्त इस तरह के स्टॉपेज लगाए गए होते तो शायद इस तरह की घटना जो है वो सामने उभर कर नहीं आती। देखिए, ऐसा है कि जब से ये प्रकरण शुरू हुआ है, उसी वक्त से जो भी रहनुमा है और उलमा है, तंजीमें हैं, वो ये कहती रही हैं कि पुरअमन तरीके से एहतजाज का हक तो शहरियों को हासिल है एक जमहूरियत में, लेकिन किसी तरह का कोई वायलेंस करने का अख्तियार किसी को नहीं है, किसी तरह का कोई तशद्दुद करने का अख्तियार किसी को नहीं है, कानून अपने हाथ में लेने का अख्तियार किसी को नहीं है। और ये हमेशा लोगों ने समझाया, लेकिन आमतौर से ऐसा होता है कि जब इस तरह कौसर मजीदी साहब के पास जाना चाहूंगा। कौसर मजीदी साहब जो हम कहें कि एक सूफी स्कॉलर हैं और जाहिर तौर पर इन तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखना चाहते हैं। कौसर मजीदी साहब, आपको लगता है कि ये जो समूचा घटनाक्रम है वो सिर्फ एक प्रोवोकेशन है, या इसके पीछे आपको दिखाई देता है कि कुछ ऐसे धार्मिक टेक्स्ट भी हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए प्रोवोक करते हैं, उनको रेक्टिफाई करने की जरूरत है, समय आ गया है? देखिए, मुझे किसी और जगह भी जाना है, इसलिए मैं जल्दी से अपनी बात को खत्म करूंगा और सारी बातें करने की कोशिश करूंगा। बात यह है कि ये जो घटना उदयपुर में हुई है, ये घटना, ये आतंकवादी घटना, ये देश के खिलाफ ये युद्ध है और इसकी ये जो बहुत विदेशी साजिश है, इसके बारे में हम सबको बाखबर रहना चाहिए। और ये पिछले 1 महीने से जो भी घटनाक्रम चल रहा है, सूफी खानका एसोसिएशन हिंदुस्तान का एकमात्र सूफियों का ऐसा संगठन है जिसने पहले दिन से ही इसकी सच्चाई के साथ इसकी मुखालफत की। जो बातें की जा रही थी मारने की और काटने की, इन बातों की मुखालफत की। ये कोई सेक्ट इस्लाम में नहीं है कि किसी ने कोई ऐसी बात कही तो उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। इस्लाम में और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी कोई भी तालीम नहीं है जिसमें कहा गया हो किसी का सर काट दिया गया हो। ये पाकिस्तान के मुल्लाओं का और वो मुल्लाओं का जो सिर्फ एक सामंतवादी व्यवस्था की शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, जो भारत का भी इस्लामीकरण करना चाहते हैं, पाकिस्तानीकरण करना चाहते हैं, ऐसे मुल्ला मौलवियों की धूर्त सोच और सनक का परिणाम है, जिस पर मुस्लिम समाज के लोगों को आगे बढ़कर के आना चाहिए। और इन सारे मुल्ला मौलवियों का जो इस तरीके की सोच देते हैं, इनके साहित्यों को प्रतिबंधित करना चाहिए, क्योंकि इनकी हरकतों की वजह से पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन होती है, मजहब इस्लाम बदनाम होता है। इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है और उसके पीछे गज़वा हिंद का एजेंडा काम कर रहा है, जो भारत की तबाही और बर्बादी करना चाहता है। कौसर साहब, आपसे एक सवाल और लेना चाहूंगा कि सूफीज्म भी पाकिस्तान के जो आतंकी हम कहें कि संगठन है और आतंकी हमले को झेलता रहा है, चाहे वो पाकिस्तान की जमीन पर हो या अफगानिस्तान की जमीन पर हो या हिंदुस्तान की जमीन पर हो। आपको नहीं लगता कि ये जो थॉट प्रोसेस है इस्लाम के अंदर, जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जिसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, जिसके पीछे पाकिस्तान के तमाम जो मौलाना हैं, वो दरअसल अपनी भूमिका निभाते हैं? हिंदुस्तान के मौलानाओं को भी दरअसल उनको एक वाजिब जवाब देने का वक्त आ गया है। देखिए, ऐसा है ना कि ये जो विचारधारा, ये जो सोच है, ये सोच एक तरफ हिंदुओं को खड़ी मूर्ति की पूजा करने वाला बताती है और सूफी मुसलमानों को पड़ी मूर्ति की पूजा करने वाला बताते हुए दोनों को काफिर, मुशरिक, विधर्मी और मुनाफिक कहते हुए करार देते हुए उनको वाजिबुल कत्ल ठहराती है। इस विचारधारा को भारत में पनपाने के बड़े प्रयास किए जा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इस पर बहुत ज्यादा सख्ती करने की जरूरत है और ऐसी विचारधारा को रोकने के लिए सूफीवाद को बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन केवल सरकारी सूफीवाद नहीं, वास्तव में धरातल पर सूफीवाद को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि सूफीवाद जो सत्य, अहिंसा और सद्भावना का संदेश देता है, इसलिए इसको आगे बढ़ाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन इस्लाम में मैं देखता हूं कि जिस तरह से मदरसों का कब्जा है, जिस तरह से मौलानाओं का कब्जा है, सूफिज्म एक तरह से दरकिनार किया जाता है, उसके जो पीस थॉट्स हैं, पीसफुल थॉट्स हैं, उसके जो प्रीचेज हैं, उसका जो संदेश है, उसको दरअसल इस्लाम के मूल स्वरूप के विरोध बताया जाता है। और हमने देखा है किस तरह से सूफिज्म ने लगातार आतंकवाद को झेला है, आतंकी हमलों को झेला है। तो आपको नहीं लगता कि समाज के तमाम लोगों को, बहुसंख्यक लोगों को ये सोचना होगा कि हमें आतंकवाद के साथ जाना है या फिर पीस के साथ जाना है, शांति के साथ जाना है, सद्भाव के साथ जाना है? ये वक्त ऐसा है जहां आपको फैसला लेना होगा। देखिए, नीतियों को निर्धारित करने का कार्य सरकार का होता है, उनको संरक्षित करने का कार्य भी सरकार का होता है। विडंबना ये रही कि पिछले 70 सालों में जिस तरीके से मौलवीवाद को, मुल्लावाद को प्रश्रय दिया गया सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति के तहत, उस वोट बैंक की राजनीति ने इन कट्टरपंथियों को इतना मजबूत कर दिया है कि आप तो, हम लोग तो स्टूडियो में बैठे हुए हैं, अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, धरातल पर उतर करके जब आप देखेंगे, मैं तो झेलता रहता हूँ। आज पिछले 3 सालों से मैं अपने घर के मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा पाया, वहां पर कट्टरपंथियों का इस तरीके से कब्जा है कि अगर मैं आ जाऊं तो वहां पर मेरी हत्या कर देंगे। तो इस तरीके का माहौल बना रखा है। जब एक मुसलमान ही मुसलमानों की बस्ती में महफूज नहीं है तो बाकी दूसरा क्या महफूज होगा? तो ये हुकूमतों की लापरवाही का नतीजा है। सरकारों को इस विषय में गंभीरता से सोचना चाहिए कि हम वोट बैंक, सियासत, सत्ता और हुकूमत को छोड़ करके अगर हमको मुल्क के लिए कुछ करना है तो धरातल पर उतर के कुछ करें। मैं मौलाना मदनी साहब को जोड़ना चाहूंगा, चूंकि एक मदरसे के डायरेक्टर हैं। मौलाना साहब, आपको लगता है कि मदरसे में जो शिक्षाएं दी जा रही हैं वो माकूल नहीं है? वो दरअसल एक इंसान को एक इंसान बनने के लायक नहीं बना रही हैं, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोकने में दरअसल एक समाज का जो बड़ा योगदान होता है वो हम गौण देख रहे हैं। देखिए, मदरसों के बारे में ये बिल्कुल गलत तस्वुर है कि वहाँ इस तरह की शिक्षा दी जाती है। मदरसे इस मुल्क में अच्छे शहरी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है, अच्छे अखलाक की तालीम दी जाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा हसना है वो सिखाया जाता है, सच्चाई और शराफत और रहमदिली सिखाई जाती है, इंसानियत सिखाई जाती है। मदरसों की एक शानदार तारीख है इस मुल्क की तहरीक आज़ादी में, मदारिस के लोगों की कुर्बानियाँ है। मदरसे आतंकवाद की तालीम नहीं देते, मदरसे तशद्दुद की तालीम नहीं देते। तालीम अगर इतनी अच्छी है, तालीम अगर इतनी है अच्छी है, तो परिणाम इतना आतंकी क्यों है? ऐसा है कि अगर कोई इंडिविजुअल कोई गलत काम करता है तो उसको जनरलाइज करके सबके ऊपर थोप देना, ये गलत धारणा है। किसी भी समुदाय का कोई आदमी भाग सकता है, गलत रास्ते पे जा सकता है, लेकिन उसको अगर आप सबके ऊपर थोप देंगे तो ये गलत एनालिसिस होगा। आप मदरसों का जायजा लीजिए, आइए देखिए, उनका सिलेबस देखिए, उनका निज़ाम देखिए, तो मालूम होगा कि मदरसे इस मुल्क की अजीम खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बेहतरीन शहरी पैदा कर रहे हैं, उनको शहरियों के आदाब और हुकूक सिखा रहे हैं। मदरसों में कहीं आतंकवाद या वायलेंस की तालीम नहीं होती, मदरसों में प्यार सिखाया जाता है। मैं आपसे सहमत भी हो जाऊं, फिर भी सवाल मेरा वही रहेगा कि आखिरकार ये तालीम कहाँ से मिलती है कि गैर धर्मियों को मार दो? ये तालीम कहाँ से मिलती है कि हमारे धर्म का अगर अपमान हो रहा है तो हमें सजा नाफिज करने का हक है? ये तालीम कहाँ से मिलती है? ये कोई मदरसा नहीं सिखाता साहब। कानून अपने हाथ में लेने की तालीम इस्लाम के खिलाफ है। मदरसे इस्लाम की शिक्षा देते हैं, वो इस्लाम के खिलाफ कोई एजुकेशन नहीं दे सकते। वो यही सिखाते हैं कि कानून की पैरवी करनी है, शासन की पैरवी करनी है। जिस मुल्क में रहते हैं उसका जो कानून है, संविधान है, उसके मुताबिक रहना है, पुरअमन तरीके से रहना है। इस तरह के जो गुमराह लोग कहाँ से मुतासिर होते हैं? आजकल तो आप जानते हैं कि नॉलेज का समुंदर आया हुआ है, सोशल मीडिया सबके हाथ में है, गूगल सबके हाथ में है, पता नहीं कहाँ कहाँ से इस तरह की गलत बातें पैदा होती हैं। इसका इल्जाम मदरसों के ऊपर धरना नाइंसाफी होगी। अभी हमारे साथ कौसर साहब भी जुड़े हुए थे जो कि सूफी स्कॉलर हैं, और कौसर साहब
एक शब्द का जो प्रयोग कर रहे थे, वो शब्द काफी लोगों को हर्ट करता है। अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, लेकिन इसी बीच एक तबका गजवाए हिंद की बात करता है। आपको नहीं लगता कि जब बात गजवाए हिंद की होती है तो संविधान का भी अपमान होता है, कानून का भी अपमान होता है, देश की व्यवस्था का भी अपमान होता है, लोकतंत्र का भी अपमान? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। मैंने कहा कि इस तरह की जो धारणा है या इस तरह की जो बातें हैं, वो कुछ गुमराह लोग हैं जो इस तरह की चीजें फैलाते हैं, और जिनके पास नॉलेज कम है, जो ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं दीन का, धर्म का, कुरान का, हदीस का, सुन्नत का, इस्लामी तारीख का, वो गुमराह हो जाते हैं। हम जोड़ना चाहेंगे फिर श्याम सुंदर जी को, जो कि जमीन पर है, खासतौर पर उस राजस्थान की जमीन पर जो इस वक्त जो है इस आतंक की तपिश में झेल रही है। श्याम सुंदर जी, जैसे मौलाना मदनी साहब कह रहे हैं, आपको लगता है कि वास्तविकता यही है या फिर इससे इतर आप देख रहे हैं जो हो रहा है? देखिए मदुरई जी, निश्चित रूप से जिस तरह के मदरसे में जो स्थितियां हैं, अच्छे स्तर के टीचर नहीं है। हमारे यहाँ राजस्थान में व्यापक पैमाने पर हैं, लेकिन वहां पर शिक्षा दी जाने वाली स्थिति अच्छी नहीं है जो कहनी चाहिए। कुछ मदरसे तो ठीक है, लेकिन सारे मदरसे अच्छे नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षा दीक्षा का जो उतना, देखिए हमारे यहाँ सीकर, झुंझुनू, अजमेर या जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जो सीमावर्ती इलाकों में जो मदरसे चल रहे हैं, उसमें जो रिजल्ट कुछ अलग तरह के भी आ रहे हैं। तो इसलिए नजर रखने की जरूरत तो है निश्चित रूप से मदरसों के ऊपर। और जो राजस्थान में जिस प्रकार की घटना उदयपुर की घटी है, और उसके बाद जो खुलासे हो रहे हैं, सामने निकल के आ रहे हैं सामने, उससे लगता है कि ये तो बिल्कुल ही इनका देखिए पाकिस्तान के मौलाना से संपर्क था और निरंतर उससे बातचीत होती थी। फंडिंग की बात आ रही थी, मैं देख रहा था सऊदी अरब में है सलमान और अब्बू इब्राहिमुद्दीन, इनसे फंडिंग भी हो रही थी इनको। तो ये आतंकी एक की तो उसकी शादी आतंकियों ने कराई थी। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार का परिणाम हमारे यहाँ देखने को मिला, और फिर उसके बाद कत्ल होने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता, पहले किया जाता है और बाद में किया जाता है। एनआईए अब टीम ने उसको जांच को ले लिया है। इन्वेस्टिगेशन की बात की तो हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र कुंडू जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि लगातार इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को रिपोर्ट करते रहे हैं और खासतौर पर इन मामलों पर नजर बनाए हुए हैं। धीरेन्द्र जी, जो हालात इस वक्त उदयपुर में दिखाई दे रहे हैं दरअसल इस घटनाक्रम के बाद, और जिस तरह से जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को संभाल रही है और इसके साथ सीमापार से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको लगता है कि सिर्फ एक आतंकी घटना है जो कि माइंड वॉश करके की गई है, या इसके पीछे आपको लगता है कि इस तरह के लिटरेचर, इस तरह के क्रिएटिव्स काम कर रहे हैं जो कि में भी आतंकवाद को बढ़ावा देने और इस तरह की घटनाओं को आगे करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? देखिए, बहुत सारी चीजों से अब लोग जो है आंख चुराना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि उस समय एक घटना को अगर मैं छोड़ दूँ, घटना को अगर हम वहाँ रखते हैं तो ये लगातार होती हुई घटनाएं हैं। कमलेश तिवारी के उस कत्ल के तरीके को और यहाँ तक जाने के लिए आपको लगभग बहुत सारी समानताएं मिलेंगी। अगर हम इससे आंख चुराना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये एक समाज के अपने आप को धोखा देने की स्थिति होगी, क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि नहीं, आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन ज्यादातर जो केस है जिसमें कत्ल किए जा रहे हैं, जिसमें मारा जा रहा है, जिसमें बम धमाके किए जा रहे हैं, पिछले साल मैं बताऊं मधुरेंद्र 37 से ज्यादा केस एनआईए ने जो किए थे, जो ISIS और जो जूद खलीफा और तमाम वो जो शरिया लॉ है, जो कुरान शरीफ या जो हदीस के अल हदीस के तरह से कहा गया, उसके आधार पर जो बिल्कुल धीरेन्द्र जी के कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। इस बीच में एक और सवाल ले लेता हूँ श्याम सुंदर जी। श्याम सुंदर जी, एक घटना और हुई थी राजस्थान में, शंभुनाथ रैगर, अगर आपको याद हो नाम। जी हुई थी। इसी तरह के नृशंस हत्या को अंजाम देकर एक वीडियो बनाया था, उसको वायरल किया था। कुछ लोग खास तौर पर दोनों घटनाओं को कनेक्ट करके देखना चाह रहे हैं ताकि जो रिलीजियस बैलेंस है घटनाओं का वो हो सके। आपको लगता है कि दरअसल रिलीजियस बैलेंस का इशू है अगर हम शंभुनाथ रैगर और उदयपुर की घटना को जोड़कर देखें? देखिएगा, राजस्थान में ये छठी घटना है, 5 घटनाएं पहले भी हो चुकी है, लेकिन जिस प्रकार की घटना ये हुई है उससे सीधा तरीके से पहले धमकी देना, उसके बाद उसका वीडियो वायरल करना, उसके बाद में घटना करने के बाद उसका वीडियो बनाना और फिर उसको वायरल करना और प्रधानमंत्री को सीधी तौर पर धमकी देना, और जिस प्रकार से एनआईए ने और हमारे SIT जो गठित की थी, दोनों ने हमारे दोनों को गिरफ्तार करने के बाद उनसे जो जांच में सामने आ रहा है
वो बहुत रोचक और अलग तरह की चीजें आ रही है। निश्चित रूप से देखिएगा, इसमें बहुत सारी चीजें खुलकर के सामने आएगी। अभी तो आप, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर है, जिससे कि कराची में 30 लोगों ने ट्रेनिंग ली थी और पंजाब नेपाल के जरिए ये कराची पहुंचे थे 2014 में। 2019 तक का मामला है, इसलिए अभी क्योंकि जांच में का विषय है और जांच में जो जो चीजें सामने आएगी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ने भी तत्काल एनआईए को स्वीकार कर लिया कि हम जांच ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि ये आतंकी मामला। मुख्यमंत्री जी तो बार बार कहते रहते थे, लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहते थे वो अलग था। लेकिन आज की स्थिति में जो खुलासे सामने आ रहे हैं, इन्होंने 20 दिन पहले ही घर बदला था और इनकी पत्नी और बच्चे अभी तक मिले नहीं है, गायब हो गए। इसका मतलब है कि घटना घटित करने से पहले उन्होंने बच्चे और बीवी को भी गायब किया और 2 महीने पहले घर भी बदला था, दोनों कमरे सील भी किए हैं और वहां से कुछ सामग्री भी प्राप्त की है। और जो कह रहे हैं कि देखिए सऊदी अरब में सलमान और अबू इब्राहिम की बात जो सामने आ रही है, उससे फंडिंग आ रही थी और व्यापक पैमाने पर 8 जिलों में इनका नेटवर्क तैयार हो गया था। और वो ऐसे लड़कों को तैयार करते थे जो बेरोजगार होते थे और एक समाज विशेष के लोगों को भड़काते थे कि उनके खिलाफ कार्रवाई करो। एक वहीं पे शहर में है, देखिएगा, उनका नाम है अभी जैन है, उनको भी कलम करने की धमकी दी थी, उन्होंने सुरक्षा की। और अभी मौलाना साहब को इसी पॉइंट पे मैं जोड़ना चाहूंगा। मौलाना साहब, मौलाना मदनी साहब, ये धमकी दरअसल कि धर्म के नाम पर हम हत्या करेंगे, धर्म के नाम पर आतंक फैलाएंगे, आपको नहीं लगता कि आपके धर्म को बदनाम करने का जो प्रयास लगातार जारी है, इन संगठनों के जरिए जारी है, जिस मोटिवेशन के जरिए जारी है, उसके खिलाफ धर्म के भीतर किसी सुधार की बात नहीं होती, किसी सुधारवाद आंदोलन को चलाने की बात नहीं होती, रिफॉर्म की बात नहीं होती, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोई बड़ी पहल दिखाई नहीं देती। ये अपने आप में कह सकते हैं कि इन घटनाओं से आपका धर्म कलंकित हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग उद्वेलित नहीं होते कि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए समुचित कदम धर्म के भीतर उठाया जाए। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो ये है कि ये जो कांड हुआ है, इब्तदाई मरहले में इसकी जांच चल रही है, पुलिस ने बहुत ही तेजी से इसमें कार्रवाई की है, एनआईए की तहकीक हो रही है, बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं और हमें अपने मुल्क की एजेंसियों पर पूरा एतमाद है और सच्चाई सामने आएगी और जितने भी मुजरिम हैं सब सामने आएंगे और सबको हमारे कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। जहाँ तक रिफॉर्म की बात है, सुधार की बात है, मेरा मानना ये है कि हर धर्म के अंदर जो धर्म के सच्चे मानने वाले लोग हैं वो मुसलसल अपने समाज की इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं, सुधार की कोशिश कर रहे हैं, नौजवानों को सही तरबियत देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सच्चे और अच्छे अखलाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हर धर्म में हो रहा है, हर समुदाय में हो रहा है। लेकिन एक बहुत जी, आपको लगता है कि इस तरह का सुधार इस्लाम के भीतर आपको दिखाई दे रहा है? क्या इस तरह का सुधार आपको लगता है कि मुसलमानों के भीतर दिखाई दे रहा है, ताकि उनके ऊपर जो इस तरह की घटनाओं का कलंक बढ़ा जाता है उससे वो बाहर निकल? मुझे लगता है, देखिए मैं एक बात करूंगा, मुझे लगता है बहुत ईमानदार कोशिश नहीं हो रही है। अगर ये कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन ऐसे इतने लंबे समय से, पिछले 2.5 दशक से सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कवर करने के बाद एक बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ज्यादातर जो भी आ रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि लोग ये कहना शुरू करते हैं, फिर एक ग्रुप तैयार होता है, फिर एक इकोसिस्टम काम करने लगता है कि नहीं आप धर्म से ना जोड़ो। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 37 अकेले केस है जिसको एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिसमें कन्विक्शन है, जिसमें जो तमाम लोग हैं वो बाकायदा धार्मिक किताबों का, धार्मिक बुक का उदाहरण दे रहे हैं। मैं आज भी, ये मुझे लगता है कि बहुत साफ बात तब करनी चाहिए जब राष्ट्र के सामने इस तरह की चीजें हो, जो राष्ट्र आंखें बंद करता है वो अपने आप को धोखा देता है। क्योंकि लगातार आप देखेंगे इन सब के साथ अरेबिक जो मिडिल ईस्ट का आतंकवाद है, जो सीधे तौर पर इस्लामिक उससे जो शरिया या तमाम चीजों को लेकर होता है, चाहे वो ईरान में ISIS हो, तमाम लोग उन्हीं धार्मिक किताबों का उदाहरण देते हुए गर्दन काटते हैं। तो ये बात आज तक, चूंकि जो पकड़े गए हैं वो भी उन्हीं की बात कर रहे हैं, जो मार रहे हैं वो भी उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर फिर बहका कौन सकता है? क्या क्लैरिटी ऑफ आइडिया किस में नहीं है? एजेंसीज, हिंदुस्तान को तो अभी मुझे लगता है कि जांच एजेंसियों को और जो अदालतें हैं अभी उनको इस आतंकवाद को समझने में भी समय लग रहा है। क्योंकि इसी सवाल का जवाब हम तलहा रशीदी से ले लेते हैं, जो कि प्रवक्ता है राष्ट्रीय उलेमा के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तलहा रशीदी जी, जो सवाल धीरेन्द्र जी उठा रहे हैं
कि जो आतंकी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं वो रेफरेंस में जो किताबों को रखते हैं, टेक्स्ट को रखते हैं, वो दरअसल इस्लामिक किताबें ही हैं। लेकिन जो लोग इसका बहिष्कार करते हैं, इस तरह की घटनाओं की निंदा करते हैं, वो कहते हैं कि कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ये डिलेमा क्यों है? दरअसल ये जो भीतर का द्वंद है कि कुरान में कुछ नहीं लिखा, जाहिर है, और इसलिए इस तरह की घटनाओं की निंदा की जानी चाहिए। लेकिन जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं दरअसल वो भी किसी न किसी रेफरेंस या टेक्स्ट को सामने रखते हैं कि ये हमें इजाजत देता है हमारा धर्म। आप क्या कहते हैं? देखिए मधुरेंद्र जी, मुझे नहीं पता, मैं तो लेट ज्वाइन किया। धीरेन्द्र जी कौन से रेफरेंस और किस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं? कुरान 30 पारे में है और कुरान बहुत बड़ी किताब है, पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन है इस्लामिक धर्म का। आप कुरान की किसी एक पर्टिकुलर वर्ड्स को आप उठा के एक चैप्टर से किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को उठा के आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट अपने इंटरप्रिटेशन के अनुसार आप उसको बयान करने लगे और फिर ये कहने लगे कि वो इस तरह की बात कहता है तो इसका कोई जवाब नहीं है। ये तर्क और कुतर्क की बात हो गई होगी। आप जब कुतर्क करने पे आ जाएंगे तो आप किसी चीज से भी कोई भी कुतर्क कह सकते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे दूसरे धर्मों के भी ग्रंथ हैं जिसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर आदमी कोई एक पर्टिकुलर वर्ड उठाकर उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करना चाहे तो कुछ भी उसका मतलब निकाल सकता है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आपको समझना होगा कि कुरान का कौन सा चैप्टर किस पस मंजर में, किस बैकग्राउंड में कब नाजिल हुआ और किस परिस्थितियों में वो कुरान की आयत नाजिल हुई, वो सूरह नाजिल हुआ और किस बैकग्राउंड में हुई। आप किसी पर्टिकुलर को कहीं से उठाकर किसी के हिसाब से कहीं फिट करके उसका कॉन्टेक्स्ट बदल दो, उसका रेफरेंस बदल दो और अपने कन्वीनियंस के अनुसार आप उसको रिफर करो, कोई जवाब नहीं है। कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, आप पता नहीं किन घटनाओं की बात कर रहे हैं। अगर आप की बात कर रहे हैं में जिन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया उसमें मैं तो जितना भी मैंने वीडियो देखा उन्होंने कुरान की किसी टेक्स्ट को वो नहीं किया। और मैं आपको ये कहता हूँ कि कुरान का ये 7 सूरह अल-माइदा का कि सूरह में वर्स नंबर नहीं याद है, मैं चैप्टर नंबर बता रहा हूँ आपको। महातारी मदनी साहब यहाँ बैठे डिटेल में इसको आपको बता भी सकते हैं। वो कि कुरान साफ तौर पर बात कहता है कि अगर आपने किसी बेगुनाह का नाजायज कत्ल किया तो मानो कि आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। अगर आपने किसी एक बेगुनाह की जान बचा ली तो आपने पूरी इंसानियत की बचा ली। तो अगर आपको कुरान को नेगेटिव और पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट दोनों हर पहलू चीज होता है। अगर आप किसी चीज का नेगेटिव टेक्स्ट को प्रोटेक्ट करेंगे अपनी सुविधा के अनुसार तो उसका कोई जवाब नहीं। वही कुरान मैं इसी को करेक्ट करना चाहूंगा मैं एक मिनट पहले मैं क्लियर कर दूं। नहीं मैंने किसी कुरान शरीफ का मैंने नाम नहीं लिया, आप शायद गलत समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो हम लोग मिडिल ईस्ट के जो आतंकी थे, चाहे वो ISIS था या तमाम लोग थे, जो तालिबान है वो भी तमाम लोग इस्लामिक बाकायदा उनको जब वो कत्ल करते हैं, चाहे डैनियल पल का आपको याद होगा, आपको मैं कितने केस याद दिला सकता हूं। मैंने यहाँ नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक बात सुन लीजिए आप चले साहब, फिर आराम से जवाब दीजिए, क्योंकि हम लोग किसी उसके लिए नहीं बैठे हैं, हम लोग एक डिबेट के लिए है ताकि एक पॉजिटिव उसके लिए जाए। मेरा सिर्फ ये मानना है कि कहीं ऐसा जरूर है जिस पर डिस्कशन की जरूरत है सोसाइटी को। आपके अंदर बाहर की हम कोई भी सोसाइटी किसी धर्म का बाहर से किसी दूसरे धर्म के अंदर इंटरफेयर करके उसको ठीक करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो डिबेट होती है उनकी तरफ इशारा करता है। मैं ISIS से लेके अल-कायदा के बनने तक के अगर आप कहें तो आपको कोई उदाहरण दे सकता हूं। अगर आप कहें, आप उनकी आयतों का अपने आप अनुवाद करते रहिए, मुझे उसमें मैं नहीं जा रहा हूं कि किस धार्मिक किताब से वो ले रहे हैं, लेकिन वो इसका उदाहरण दे रहे हैं। और सब जगह शरिया स्टेट के लिए हिंदुस्तान में 37 ऐसे केस रजिस्टर्ड हैं NIA के, जिसमें वो इस्लामिक शरिया लागू करना चाहते हैं। आखिर वो आता कहां से? उस पर तो सोचना होगा ना, हमको नहीं, तमाम धर्म गुरुओं को सोचना होगा ना। जी अब आप बता सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, धर्म गुरुओं को सोचना होगा। तो आप देखिए ना, आप यहाँ से इंडिया से लेकर आप पूरा इंटरनेशनल अरेना में देखिए कि ISIS को ये कोट कर रहे हैं। ISIS को जो भी मुसलमानों की स्टैब्लिश जमाते हैं, वो चाहे इंडिया में हो, वो चाहे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हो, आप बताइए किसी ने भी ISIS को मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। बात पूरी होने दीजिए, आप आइएगा बीच में बोलिए। देखिए जितने भी यहाँ तक कि फतवे दिए गए, लिटरली फतवे दिए गए ISIS के खिलाफ, अल-कायदा के खिलाफ, तमाम हिंदुस्तान से लेकर पूरे इंटरनेशनल लेवल पे किया गया। हर जगह बाइकआउट किया गया। जो इस्लामिक कंट्रीज है 57, सबने ISIS को आतंकवादी संगठन कंसिडर किया। आप उससे नहीं बात करेंगे। आप एक दो अनसोशल एलिमेंट्स को, जो फ्रिंज एलिमेंट कहते हैं, आजकल एक ट्रेंड चला है फ्रिंज एलिमेंट को,
आप इस्लामिक जो मुसलमानों के नाम पे फ्रिंज एलिमेंट है, आप उन्हें रोल मॉडल बनाएंगे, रोल मॉडल बनाकर पेश करना चाहते हैं, मुसलमान के ऊपर थोपना चाहते हैं। आपका यही तो प्रोपेगेंडा है जिसके खिलाफ पूरा इस्लाम आज हिंदुस्तान पूरी बात कहने दीजिए, मधुरेंद्र पूरी बात कहने दीजिए, से लेकर मौलाना बुखारी से लेकर सबने कंडेम किया, सबने अपोज किया। एक मौलाना, एक मुसलमान आप पूरे हिंदुस्तान में मुझे बताइए जिसने इस घटना का सपोर्ट किया हो, जिसने कोई रैली निकाली हो, जिसने कोई बयान दिया हो, जिसने फूल माला पहनाया हो, कोई मुस्लिम सांसद ने फूल माला पहनाया हो, किसी मुसलमान धर्म गुरु ने, किसी इंटेलेक्चुअल ने, किसी ने कोई बयान दिया हो सपोर्ट में, समर्थन में, सबने एक सिरे से कंडेम किया, सबने सख्त से सख्त कार्रवाई की बात की। आप एक घंटा को पूरे हम धरती जोड़ना चाहते हैं, आप उसको इस तरह से पेश करें कि इस्लाम यही सिखाता है। सवाल इसी बात का कि आपका ये जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा बना रहे हैं कि आप आयत को हमारा बनाकर थोपना चाहते हैं, जबकि कोई कबूल करने को नहीं तैयार है। फतवे दिए जा रहे हैं, आप उसे फिर नहीं करेंगे, आप शरिया की बात कर रहे हैं, फतवा कहाँ से हो रहा है? आप यहाँ पर बैठे वर्ल्ड रिनाउंड आलिम है, आपको बहुत से ऐसे इंसिडेंट रिपोर्ट कर देंगे। ये जो चीज है ये एक जानबूझकर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। क्या क्रिश्चियंस में आप देखिए प्रोटेस्टेंट और अभी जो आपकी बात पूरी हो जाए तो आप बताइएगा, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। आपकी बात पूरी हो जाए तो क्या अपनी बात पूरी कर चुके हैं? नहीं करने दीजिए, मैं चाहता हूँ वो अपनी बात पूरी कर ले। चिल्लाएंगे तो क्या इससे पूरा हिंदू समाज उनको रिफ्लेक्ट करता है? देखिए मुझे मालूम था कि आप इस तरह के सवाल जरूर करेंगे, क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ। अब आप मेरी बात सुनेंगे, इसके खिलाफ मुसलमानों को भी लड़ना होगा और ये हम सबको जर्नलिज्म का बहुत बड़ा फैक्टर है। जर्नलिज्म क्या करता है? बात सुने, अब आपकी मैंने बात सुनी। मुफ्ती साहब भी है, मैं सबका एहतराम करता हूँ, और एहतराम करते हुए हमारा डिबेट में सिर्फ अर्थ ये होता है कि बेसिक चीज आ सके, किसी पर वो नहीं कर रहे, एलिगेशन नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको 37 केस के उदाहरण दिए और उनमें कन्विक्शन है, रुड़की के लोग हैं, और आपने कहा कि नहीं करते, तो मुझे लगता है जो हजारों की भीड़ ये नारे लगाते हुए चल रही थी, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, अगर वो गैर इस्लामिक कर रही थी या तमाम चीजें कर रही थी तो उनके खिलाफ भी फतवे होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। खैर मैं आपको बताता हूँ मुफ्ती साहब, क्या मेरा ये सवाल थोड़ा आपको गलत लग रहा है? मैं मुफ्ती साहब से के पास ही जाता हूँ कि ये मेरा सिर्फ एक सवाल है, मैं इसमें अपनी तरफ से कोई जस्टिफिकेशन नहीं कह रहा हूँ, ना मांग रहा। आपको क्या नहीं लग रहा कि जो जिस तरह से हिंदुस्तान से अच्छे खासे पढ़े लिखे घरों के बच्चे जो इंडियन मुजाहिदीन बनाते हैं, जो यहाँ से ISIS में शामिल होने जाते हैं, वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, कौन है? अरे जो कर्नाटक में स्कूल में हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है मासूम बच्चों को शाखाओं में, सुन लीजिए, आप कह रहे हैं देश को संभालने, आप ISIS को संभालने के बारे में सीखिए और टर्की, फिर आप अरे IS के यहाँ है, IS के यहाँ बराबर में बैठे हैं, ये कब IS का है? देखिए साहब, हम लोग, मैं फिर कह रहा हूँ कि हम पॉजिटिव डिबेट करेंगे, लेकिन अगर आप करेंगे तो मैं आपको ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ, सैकड़ों उदाहरण आपको मैं आराम से दे सकता हूँ। मुफ्ती साहब को सुन लीजिए, मुफ्ती साहब को देखिए, आपने नारे लगा जा रहे हैं, काटे जाएंगे, डैश चिल्लाएंगे, कौन लोग हैं, कौन सा दर्द? अरे आपने सुन तो लीजिए, मुफ्ती साहब को सुन ले, आपने खुद कहा है। मुफ्ती साहब को ऐड कीजिए, मुफ्ती साहब को बताइए, हम मुफ्ती साहब भी समझना चाहते हैं। मौलाना मदनी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना मदनी साहब बहुत बड़े मेरे कि आप दरअसल इस पूरे ही मसले पे प्रकाश डालें, खासतौर पे जो धीरेन्द्र जी कह रहे हैं उस पर आपकी ऐसा है कि गलत नारे किसी भी समुदाय के लोग लगाएं वो बिल्कुल गलत है, उसकी निंदा होनी चाहिए और सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए बगैर किसी भेदभाव के, किसी भी समुदाय का हो, कोई भी उसका मजहब हो। जो लोग इस देश में गलत नारे लगाते हैं, नफरत फैलाते हैं, यहाँ धार्मिक आधार पर लोगों को लड़ाने की कोशिश करते हैं, सरेआम इस तरह के नारे लगाते हैं, किसी भी मजहब के हों, किसी भी धर्म के हों, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हुकूमत की कार्रवाई न करने की वजह से ऐसे लोगों की हिम्मत अफजाई होती है, माहौल खराब होता है और फिर उसका अंजाम भुगतना पड़ता है आम शहरियों को। तो बगैर किसी तफरीक के किसी का भी जुलूस हो, अगर वो गलत नारे लगाता है
तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस देश में कैसे कैसे नारे लगते हैं, रोजाना सुनते हैं, देखते हैं। जी मंदिर साहब, मेरे बहुत इलाके के मोहतरम हैं, वो उसी के हैं, हमारे बहुत अजीज भी हैं। मैं सिर्फ ये सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि क्या कुछ ऐसा है मदरसे में फतवाए आलमगीरी अगर कहीं पढ़ाया जाता है या अल हिदाया की किताबों में, ये सब हमने नहीं पढ़ा है, हमारे साथ नहीं है, ये तो हम मदरसों की उस तालीम के बारे में बात कर रहे हैं जो वहां से निकलकर, क्योंकि आप ये तो मानेंगे कि ये मुस्लिम है जो लोग पकड़े गए, या ये भी मुस्लिम नहीं है जो लोग जितने भी अरेस्ट हुए? मैं बताऊं, देखिए आतंकवादी घटनाओं में चाहे हमारे देश के अंदर का मामला हो या पूरे दुनिया का मामला हो, जो बहुत से लोग पकड़े गए उनके धर्म अलग अलग हैं। इसीलिए ये बात कही जाती है कि आतंकवाद को किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। जहाँ तक मदरसों की तालीम की बात है तो ये बात हमको समझ लेनी चाहिए कि मदरसों के सिलेबस में जो बेस है वो कुरान पाक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनकी हदीस है। बाकी जो चीजें हैं, चाहे वो फतावा आलमगीरी हो, चाहे वो हिदाया हो, चाहे वो कुदूरी हो, ये सब उसका एक्सप्लेनेशन है, अलग अलग लोगों ने किया है, उससे इख्तिलाफ भी होता है, उससे इत्तेफाक भी होता है। हमारे लिए जो असल चीज है वो दो सोर्स हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से गए तो उन्होंने कहा कि दो चीजें मैं तुमको दे के जा रहा हूँ, जब तक उसको मजबूती से पकड़े रहोगे तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। एक अल्लाह की किताब यानी पवित्र कुरान है, और दूसरे अल्लाह के रसूल की सीरत, आपकी बातें, आपके इरशादात और आपकी जिंदगी, ये असल है हमारे लिए। और इसी की बुनियादी तालीम मदरसों में दी जाती है। बाकी जो चीजें हैं, हर धर्म में बहुत सी तशरीहात होती हैं, लोग उसकी व्याख्या करते हैं, अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, उनकी हैसियत असल नहीं है। असल हमारे लिए कुरान और हदीस है, उसी की बुनियाद पर हम तालीम देते हैं और उसी की बुनियाद पर अच्छे शहरियों को पैदा करने की कोशिश करते हैं। वीरेंद्र जी, अच्छे शहरियों के पैदा करने की बात हो रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अच्छे शहरियों को अगर वाकई मदरसों से पैदा किया जाता तो हालात किस तरह के दिखाई देते? मदरसे कितने हैं आपके सामने, पूरा एनालिसिस मौजूद होगा कि मदरसों में तो 2-4% लोग पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं। 96% तो स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं। तो जाहिर है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे वो तो बहुत कम है, और उसमें भी आला तालीम हासिल करने वाले। हमारी एक गलत फहमी ये भी है कि छोटे छोटे जो प्राइमरी मकतब है उनको भी हम मदरसा समझते हैं। प्राइमरी स्कूलों की कोई हैसियत नहीं है। मदरसे वो हैं जहाँ आला तालीम दी जाती है, जहाँ आलमियत फजीलत तक पढ़ाया जाता है, जैसे दारुल देवबंद है, नदवतुल उलमा है, जामिया सल्फिया है, जामियातुल इरशाद है, जामियातुल फलाह है, जामिया हिदायत जयपुर है, बड़े बड़े मदरसे, ये असल मदरसे हैं जहाँ आला तालीम दी जाती है। बाकी ये छोटे छोटे मकतब जिनको हम प्राइमरी स्कूल कहते हैं, इनकी तादाद को भी लोग शुमार कर लेते हैं। बहुत कम लोग मदरसे में आते हैं, बहुत कम उनका रेशियो है। अक्सरियत हमारी इन्हीं स्कूलों में पढ़ रही है, जो सरकारी है या प्राइवेट है। मसला ये है कि जो विचारधारा बनती है वो सिर्फ मदरसे और स्कूल से नहीं बनती है, घर से भी बनती है, माहौल से भी बनती है, मीडिया से भी बनती है, अखबारात से भी बनती है। लड़के जो कुछ देखते हैं, आज तो सोशल मीडिया है, वो सबका जहन बना रहा है। तो बहुत सारी चीजें उस पर कंट्रोल होना चाहिए, और ये सरकार का काम है कि तमाम चीजों पे नजर रखे। अगर कोई गलत गतिविधियों में मुब्तला है उसकी जांच करे, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। इन तमाम चीजों पे नजर रखनी चाहिए, तब जाकर के हम अच्छा माहौल बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां से नफरत फैलती है और लड़ाने की कोशिश की जाती है और नफरत के बीज बोए जाते हैं, ऐसी गतिविधियों पे सरकार को कड़ी नजर रखनी चाहिए और ऐसे लोगों पे रोक लगानी चाहिए, चाहे कोई मदरसे का हो, चाहे किसी स्कूल का हो, चाहे किसी सियासी पार्टी का हो, चाहे कहीं से उसका ताल्लुक हो। इसकी कोई इजाजत नहीं देनी चाहिए। समाज के अंदर अमन की बात हो, मोहब्बत की बात हो, भाईचारे की बात हो, इंसानियत की बात हो, और जो लोग भी इसके खिलाफ नारे लगाएं, बात करें, लिटरेचर फैलाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे कानून में उसकी पूरी गुंजाइश मौजूद है, धाराएं मौजूद हैं, और पूरी सख्ती के साथ ऐसे लोगों पर नजर रखनी चाहिए और उनको अदालत में हाजिर करना चाहिए। देखिए अजान हो गई है, मुझे नमाज के लिए जाना, इसलिए माजरत चाहता हूँ। जी जी, बहुत आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साहब आपके पास मैं फिर आ रहा हूँ।
कभी ऐसी कोई डिबेट हुई है क्या आपकी अपनी सोसाइटी में कि ये इतने सारे केस हुए हैं, इतने सारे केसों में शरिया आधारित समाज बनाना है, इसीलिए किसी का, क्योंकि ये तो कोई आदमी एक ट्वीट किया किसी के समर्थन में, ये कोई मेन, अगर मेरा तो मानना यह है कि आप इस देश का कानून इजाजत नहीं देता है कि आपको कत्ल करने के लिए इजाजत दे दें, आप इस निंदा कानून के साथ देख लें, क्योंकि हिंदुस्तान की जो कहानी पेश करने की कोशिश की जाती है वो तो आपको बगल में पता चलता है। इस्लाम इस खित्ते में 3 देश अगर मैं कहूँ, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तीनों एक ही तरह से बने, तीनों का ब्लड लाइन एक है। आप मत मानिए अगर कुछ लोग होंगे, मैं उसमें नहीं कह रहा, हमको ऐसा लगता है, लेकिन एक जगह कहाँ से 27% से कितना रह गया, 6%, एक जगह कितने फीसदी पे आया, 14 से 2.5%, यहाँ कितने पे गया। और इसके बावजूद एक टर्मिनोलॉजी अगर चलती है कि मुसलमान खतरे में है, तो आपको नहीं लगता कि एक बड़ा यूथ जो बच्चा पढ़ के आ रहा है इस वक्त, मैं मुस्लिम बच्चे की बात कर रहा हूँ, जो इस समय एक ऐसे सोसाइटी में से गुजर रहा है जो बहुत सारे इश्यूज पर बात कर रही है, वहां कोई दिक्कतें पेश आती होंगी इस तरह के आइडिया के साथ? आपको आवाज आ रही है लगा? हाँ साहब, मुझसे है सवाल? हाँ, मैं आप ही से बिल्कुल जी, जरा शॉर्ट में रिपीट कर देंगे आप जरा प्लीज। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से नया एक समय है और मुस्लिम यूथ की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उस बच्चे की तरफ कई बार सोचता हूँ कि वो जब बाहर निकलता है तो उसको दुनिया की, क्योंकि सोशल मीडिया ने दुनिया एक कर दिया, उसको पाकिस्तान में हिंदुओं पे या अल्पसंख्यकों पे होने वाले अत्याचारों का भी जवाब देना पड़ता है, उसको बार बार ये भी सुनना पड़ता होगा कि ये देखिए आतंकी मुस्लिम्स हैं, और फिर मदरसे से जो शिक्षा है, मैं कहता हूँ हो सकता है कि आप पॉजिटिव बात करें तो मैं उसी को ले लेता हूँ उसके बाद, लेकिन दुनिया भर का जो ये एक वो है, क्या आपको लगता है कि इस बात का असर उस यूथ के ऊपर भी पड़ रहा है? इसीलिए क्योंकि आप कह रहे हैं बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, मौलवी साहब से भी मैंने सुना कि मदरसों में बहुत अच्छी शिक्षा है, लेकिन ये जो सारे ज्यादातर 99% केस यहाँ है वो सीधे मैं ये नहीं कह रहा कि वो इस्लाम से आए, लेकिन वो मुस्लिम युवक है जिसमें पकड़े गए। आईएम को आप मानते हैं कि इंडियन मुजाहिदीन क्रिएट होता है, इतने बड़े बम धमाके करता है, उसके बाद वलीउल्लाह है, उसके बाद अब्दुल करीम टूना है, ऐसे लाइन से हम लोग नाम याद करते हैं। मैं एक एक्विजिशन धर्म पे नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ उस धर्म से निकल के आने वाले लोग हैं, तो क्या 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 कारण है? कभी इस पे होता है डिबेट आपके अंदर? बिल्कुल होता है डिबेट। मैं आपको बताऊं कि लगातार इस पे होता है, और अगर आप देखिए कि अगर ओपन प्लेटफॉर्म पे भी आप देखिए तो जमतुल उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी का जो ग्रुप है वो लगातार पिछले 10-15 सालों से इस पे साल में एक कॉन्फ्रेंस करता है जिहाद एंड टेररिज्म के टॉपिक पे। बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस मैंने खुद अटेंड की है मुस्लिम्स की, कि जिहाद एंड इस्लामिक पर्सपेक्टिव, जिहाद बेसिकली है क्या, टेररिज्म है क्या, तो इस पे ऐसा नहीं है। और उसके बाद जो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कही कि ये मुस्लिम यूथ का एक बहुत बड़ी आयरनी है। मैं भी एक मुस्लिम यूथ होने के नाते, मैं भी, मेरी प्राइमरी एजुकेशन मदरसे से हुई है, उसके बाद मैं सिम्बियोसिस पुणे तक पढ़ा हूँ, मैंने एमबीए किया है, मैंने एमए इंग्लिश किया, मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ा है, मैंने बीएड किया है, सब कुछ किया है मैं आपको बताऊं, और उसके बाद लॉ भी मैंने किया। तो ये जो एक वो है, फिर भी मुझे भी जैसे ये घटना उदयपुर की हुई, मैं आपको बताऊं, जैसे मुझे खबर मिली, एक मीडिया के चैनल के जरिए डिबेट के लिए मुझे कॉल किया गया, और जब मुझे पता चला तो पहला जो आपने एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट किया कि मेरे दिमाग में पहला यह आया कि मुझे अब पूरे इस्लाम धर्म की सफाई देनी पड़ेगी, पेश करनी पड़ेगी। एक इंडिविजुअल की वारदात थी, वो पता नहीं होश में था, बेहोश था, मुसलमान था, नहीं था, दाढ़ी टोपी थी, रियाज नाम है, उसके घर पे क्या उसकी तरबियत हुई, इस्लामी परिवेश में तरबियत हुई भी कि नहीं, इस्लाम क्या उसे सही पता था भी कि नहीं। जैसे बहुत से, मेरे माँ बाप मुसलमान है, मैं पैदा हुआ, मुझे एक धर्म दे दिया गया कि तलहा तुम्हारा नाम है, तुम्हारा धर्म इस्लाम है, मुझे प्रैक्टिकली इस्लाम सिखाया पढ़ाया गया कि नहीं, इस्लाम के बेसिक फंडामेंटल्स है कि नहीं, ये मुझे बताया गया कि नहीं, पता नहीं। मेरे पिताजी ठेला चला रहे हैं, मेरे पिताजी किसी कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने धर्म मुझे सिखाया कि नहीं सिखाया, पर नाम के लिए पैदाइश से मुझे मिल गया। और एक धर्म सीख कर पढ़ना, बहुत फर्क इसमें होता है। अब आप समझिए कि मैंने आपको कहा कि मेरे दिमाग में पहला यह आया कि अब कहीं ये घटना होगी तो मुझे ये पूरे इस्लाम को डिफेंड करना पड़ेगा। आप सोचिए कि कितना बड़ा भार है मुस्लिम यूथ होने के नाते, और ये सबकी फीलिंग है, सबके ये साथ है कि एक ऐसा एक प्रिजुडिस बना दिया गया, एक पूर्वाग्रह बन गया है कि अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो सीधे मुसलमान, अगर कहीं बम फट गया या कोई इस तरह की वारदात हुई तो वो आतंकवाद हो जाता है, और अगर मुसलमान छोड़ के वो किसी और धर्म के मानने वाला है तो वो कभी सीधे उसको टेररिस्ट अटैक नहीं कहा जाता, उसे आतंकवाद नहीं कहा जाता, उसे उग्रवाद कहा जाएगा, उसे भटका हुआ नौजवान कहा जाएगा, उसे अपराधी कहा जाएगा,
उसे कुछ भी कहा जाएगा पर वो आतंकवादी नहीं। और कहीं उसका नाम में मुसलमान जुड़ गया तो सीधे उसे बिना जांच पड़ताल के आतंकवादी घटना कर दी जाती है। ये जो प्रेजुडिस बना हुआ है, एक पूर्वाग्रह बना हुआ है, ये मास प्रोपेगेंडा की वजह से हुआ है। और इसका नुकसान सोसाइटी तो उठा ही रही है, उसका नुकसान सबको उठाना पड़ता है। आप मुझे बताइए कि नाथूराम गोडसे क्या मुसलमान थे? वो आतंकवादी घटना नहीं थी। फादर ऑफ द नेशन को मार दिया गया पर उसे आतंकवादी घटना नहीं कहा जाता। आतंकवाद क्या है भाई? इसीलिए बहुत सारी बहसें आज भी इंटरनेशनल फोरम पे हो रही है कि टेररिज्म की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। आप एक टेररिस्ट को डिफाइन कैसे करेंगे? आप बताइए, राजीव गांधी को बम से फरकच्चे उड़ा दिए गए, उसे आतंकवादी क्यों नहीं कहा जाता? इंदिरा गांधी के साथ जो वो आतंकवादी घटना ही कही जाती है। आप कर दिया है एक सोशल रिजर्व एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों के लिए, ये खुद अपने आप में एक सवाल है। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा कि आप उठाकर देख लीजिए। आप लगातार, मैं आपसे फिर ये बात रिपीट करना चाहूंगा कि ये उदयपुर की घटना हुई, मुझे एक वाहिद आप बता दीजिए शख्स, कोई मुसलमान कि जिसने इस घटना का समर्थन किया हो, जिसने फूल माला पहनाया। एक बता देता हूँ मुजफ्फरनगर का आरिफ अभी अरेस्ट हुआ है। एक तो मैंने अभी आपको बता दी, और आप बताइए। आरिफ हाँ, अभी अरेस्ट हुआ है, मुजफ्फरनगर का है। बाकायदा ट्वीट पे बाकायदा उसने कहा कि आपने अच्छा किया भाई। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। देखिए, आरिफ कौन है ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। अभी तो ये भी एक अच्छा, एक बात मैं बात कर रहा हूँ, आपके चैनल पे आप खड़े हो कि किसी भी का वो ले लें, आप जिसकी कोई ना आगे का पता ना पीछे का पता कौन है वो, आप कह देंगे आप कैसे जो मैं खुद जैसे झारखंड में मोदी के लोगों को पहनाया गया, शंभू शंभू के समर्थन में कौन मुझे याद है मेरी बात, उसको आतंकवादी घटना क्यों नहीं कहेगी? जब एक लेबर मजदूर को जो मजदूरी करता है धोखे देने आके जंगल में जला दिया गया, मार दिया गया, काट दिया गया। समाज में दोनों तरफ से बातें हैं और उनकी बात भी सुनी। मेरा सिर्फ ये है, मैंने इसीलिए आपसे सवाल भी पूछा था क्योंकि मुझे खुद इस देश में हम हारते हुए दिख रहे हैं टेररिज्म से। इसीलिए मेरा ये सवाल था, क्योंकि मैं जिस शहर से आया हूँ वो मुस्लिम बाहुल्य शहर है और मैं उनके साथ पला बड़ा हूँ, तो मुझे मालूम है कि सबसे पहला जो सैनिक माइंड होगा वो किस तरह से अपने आप को बचा रहा होगा, अपना कैरियर भी सोच रहा होगा, सामने से आ रहा होगा। इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि जड़ में जाना चाहते हैं। मेरे लिए इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या या किसी, इसका हम लोग चैनल पे टीआरपी के लिए नहीं कर रहे हैं बहस। मैं सिर्फ इसको समझने के लिए बहस कर रहा हूँ, क्योंकि आपने ये कहा कि नाथूराम गोडसे को किस आदमी ने पूजा की है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको, अगर इस कारण को मैं पीछे ले जाऊं तो आप कहेंगे फिर राजपाल की हत्या को क्या कहेंगे। दरअसल हम उस फ्रिंज हिस्ट्री पे मैं जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर आप ये पिछले 20-30 साल के अंदर हिंदुस्तान में होने वाले बड़े आतंकी घटनाओं, और वो तमिल लिबरेशन टाइगर्स को हम लोगों ने आतंकी संगठन में ही डाला हुआ है। श्याम सुंदर जी मुझे लगता है बहुत देर से सुन रहे हैं, अगर उनका कोई सवाल है या वो कुछ बताना चाहते तो वो भी शेयर है, क्योंकि हम लोग सब एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके इसके मूल में जाना चाहते हैं कि क्यों एक राष्ट्र अपने सामने आती हुई समस्या से आंखें चुरा रहा है। अगर कोई इस्लामिक टेररिज्म की बात करता है तो लगता है कि जैसे वो कोई एक किसी धर्म को टारगेट कर रहा हो। ऐसा नहीं है। इस्लामिक टेररिज्म का वर्ड इसलिए कॉइन किया गया है, वो यहाँ कॉइन नहीं हुआ, वो मिडिल ईस्ट में हुए उसके बाद कॉइन हुआ। हम लोग उसके शिकार के तौर पर अपने आप को देख रहे हैं। ये उन्होंने जरूर, तला साहब ने बहुत सारी बात कही कि एकदम मुझे ये लगा कि ये कौन है, मुझे क्या डिफेंड करना होगा। लेकिन तला साहब, आपको उस मेजॉरिटी की तरफ से भी सोचना होगा जिसको ये लगा कि ये सरेआम काट सकते हैं, बाकायदा बताकर वो बोल रहे हैं नबी की गुस्ताखी होगी तो हम ऐसे काटेंगे। और अभी तक किसी मेजॉरिटी के पास ऐसा थर्मामीटर नहीं आया जो चेक करके हमको देखते ही तला साहब को हमें पता चल जाए कि तला साहब बहुत ही कंप्लीट मुसलमान है, और जो ये आईएम का जो संस्थापक आतिफ अमीन था ये पूरा मुसलमान नहीं था, है ना। मैं ये ऐसा कोई नहीं आया। तो ऐसा क्या हम लोगों के लिए सवाल करने का हक नहीं बनता कि आखिर लगातार जो भी है, जब नारे लगे तो सर तन से जुदा हो, हजारों की भीड़ हो, जब हत्याएं हो लाइन से आप हत्या गिन लीजिए। ये कोई हम लोग पैरामीटर लेके नहीं बैठे। आपने बहुत सारी चीजों पर बहुत सारे सवाल उठाए। मुझे लगता है कि जब तक ये राष्ट्र आंखें चुराएगा कि आखिर कारण क्या है,
तब तक मुझे नहीं लगता, मैं तो पहले से आपसे कह रहा हूं कि आपके अंदर क्या डिबेट होती है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो लोग हैं वो, आप उन दोनों वीडियो को आपने सुना होगा, किसी हिंदू के लिए उसको क्या समझना चाहिए? चलिए मैं पूछ लेता हूं आपसे। देखिए, ये तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो से आप समझिए कि सोशल फैब्रिक इतना ज्यादा डैमेज होगा, इतना ज्यादा डैमेज हुआ है और इसके कॉन्सिक्वेंसेज इतने ज्यादा हैं कि ये सिर्फ एज ए सोसाइटी मुसलमानों के लिए तो नुकसानदेह है, ये सबसे बड़ा है कि हमारे देश की इंटीग्रिटी, हमारे देश की एकता अखंडता के लिए भी नुकसानदेह है। इसीलिए आप देखिए कि तमाम लोगों ने, आप एक पर ये बात हमको समझना होगा कि जो ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो रहा है, मैं समझता हूँ, मैं एक मेजोरिटी, मैं एक हिंदू के तौर पे अगर सोचूं तो आपका सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि एक आम हिंदू ये कैसे सोचेगा कि कोई पैरामीटर थर्मामीटर नहीं है कि तला साहब बहुत अच्छे नेक है और फला साहब बहुत खराब है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, पर हमें अपने अमल से ये चीज सामने लानी होगी। तो वहां पर जब ये प्रॉब्लम आती है कि जो हमारा मीडिया है, मीडिया इस तरह के इंसिडेंसेस को, आप देखिए 3 दिन की घटना है, 3 दिन से लगातार ये चला रहा है लाइट में। इस दौरान आप देखिए, अगर बहुत से अच्छे इंसिडेंट भी हुए हैं, कल वहीं राजस्थान में ही एक बच्चा कोई डूब रहा था, उसे 2 मुसलमान लड़कों ने अपनी जान देकर बचाने की कोशिश की और बचाया। पर इस तरह के इंसिडेंट मीडिया में नहीं चलते कि एक समाज की छवि अच्छी भी सामने आए कि भाई अच्छे लोग भी हैं समाज में, सिर्फ खराब लोग नहीं है। मीडिया में लगातार ये चल रहा है, तो जो ट्रस्ट डेफिसिट, मेरी बात मुकम्मल हो जाने थे, जिस ट्रस्ट डेफिसिट की आप बात कर रहे हैं, ये ट्रस्ट डेफिसिट और ज्यादा बढ़ेगा, ये गैप और ज्यादा बढ़ेगा। इस गैप को खत्म करना होगा, हमें अच्छाइयों को भी सामने लाना होगा। और देखिए, इसी कम्युनिटी, इसी देश में हमें रहना है। आप 25 करोड़ मुसलमानों को आइसोलेट नहीं कर सकते एक जगह, वो आप उनको मेन स्ट्रीम से मार्जिनलाइज नहीं कर सकते। हमें ट्रस्ट को पैदा करना होगा, दोबारा उस विश्वास को लाना होगा कि, और इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, पर समझना। और जहां तक समाज में बहस करना, मैं एक जिम्मेदार पढ़ा लिखा नागरिक होने के साथ आपको इस बात का आश्वासन दे रहा हूँ, नेशनल मीडिया पे आश्वासन दे रहा हूँ कि हमारे समाज में इस तरह के डिस्कशन होते हैं और हमारे समाज में इस तरह के लोगों को कि इस तरह की आइडियोलॉजी नहीं उपजने के लिए जो कोशिशें हो सकती है, हो रही है, हमारे उलमा किराम ही कर रहे हैं। हमारी मसाजिद से ये कोशिशें होती हैं। इस पर लगातार डिस्कशन हो रहा है कि कौन सा इस्लाम आ गया जो वायलेंट है। इस्लाम तो पीस, सब इस्लाम की मीनिंग ही पीस के माने में आती है, सबमिशन के माने में आती है। ये कौन सा इस्लाम है जो वायलेंस की बात कर रहा है, जो हिंसा की बात कर रहा है, जो लोगों को काटने की बात कर रहा है। मैंने सूरह मायदा का एक वर्ष आपको कोट किया कि अगर आपने एक इंसान की जान बचाई तो आपने पूरी इंसानियत की जान बचा दी। तो ये कौन से कुरान की बात कर रहे हैं, कहां से कोट कर रहे हैं? प्रॉब्लम यही है कि आप किसी पर्टिकुलर वर्ड्स को आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पेश करके अपने हिसाब से उसको इंटरप्रिटेट कीजिए और उसके बाद उसको एक्सप्लेन कीजिए। बहुत से लोग बहक रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मसला नहीं है, हमारे समाज में है मसला और हमें इसको समझना होगा, पॉन्डर करना होगा। आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि इंटरफेथ डायलॉग होने चाहिए। इंट्राफेथ डायलॉग होना चाहिए। जी जी, मैं श्याम जी से पूछ रहा हूँ। श्याम जी, दरअसल एक हिंदू माइंडसेट के बारे में बात करनी है। मैंने बिल्कुल कहा, मैं बहुत परेशान होता हूँ युवा के बारे में सोच के, मुस्लिम के, जो वाकई जिसको रोज ये बताना है कि मैं हिंदुस्तान का वफादार हूँ, मैं बाहर निकलूंगा तो मैं किसी का कत्ल नहीं करूंगा, मैं मानता हूँ। लेकिन हिंदू माइंडसेट को आपको कैसे लगता है जब वो ऐसी घटना सुनता है? तो वो आप देख रहे होंगे कल की घटना के बाद, परसों की घटना के बाद, जैसे मुझे भी ये लगता है, मैं आपको एज ए रिपोर्टर पिछले इतने सालों से इसको कवर कर रहा हूँ, इंटेलिजेंस एजेंसीज को कवर कर रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि ये क्या समझना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी भी कहा, ताला भाई उस समय थोड़ा सा उन्होंने सुना नहीं था इसलिए थोड़ा सा नाराज हुए, लेकिन मैं ये कह रहा था कि जब हमने डेलियन पल का कत्ल होते सुना तो वो उस समय उन्होंने आयत को, उन्होंने यही कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे ताला भाई अगर मेरा किसी चीज से आपको, वो मेरी इंटेंशन नहीं है, मैं सिर्फ उस तक जाना चाहता हूँ। उसके बाद चाहे आईएएस का जिक्र इसलिए नहीं किया कि वो मिडिल ईस्ट में, आईएएस का जिक्र इसलिए किया कि केरल से पढ़े लिखे 25 नौजवान जिनके घरों को कोई भी आर्थिक समस्या नहीं थी, वो बेसिकली एक अच्छे पढ़े लिखे थे, उनको हमने पढ़े हुए देखा है। इसके बाद आतिफ अमीन जैसे लोगों को जिन्होंने बहुत बेहतर तालीम हासिल की, उन लोगों को हमने जाते हुए देखा है और उनको मारते हुए देखा है। ऐसे में हिंदू माइंडसेट श्याम जी क्यों नहीं सोचता होगा, क्यों नहीं डरता होगा? या आपको लगता है कुछ और भी तरीका है, या हिंदू के अंदर हेट भी इंस्टिल की जा रही है, या वो डर है जो दिख रहा है? देखिए धीरेन्द्र जी, ये बात सही कि देखिए अजमेर दरगाह की घटना हुई थी, एक आपको याद हो, पहले दरगाह में चाहे कैजुअलिटी नहीं हुई थी, लेकिन आज जयपुर में बम धमाके हुए थे 8 लगातार, उसमें व्यापक पैमाने पर कैजुअलिटी हुई थी और
वो सारे कौन थे और अभी अभी भी वो उनकी जांच चल रही है, सारी बातें हैं। तो ये बात सही है कि जैसे आप मुस्लिम युवक बाहर से पढ़ने के लिए जयपुर में काफी तादाद में आते हैं, तो ये जो जिस प्रकार की घटना होती है, देखिए जो घटना परसों घटित हुई, ये तो राजस्थान ने कंट्रोल करने की कोशिश की और कोई ऐसा अप्रिय घटना नहीं घटी, नहीं तो मारकाट हो सकती थी बहुत सारी चीजें, क्योंकि उनका मतलब ही यही था। दोनों युवकों को जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर हत्या करने से पहले वायरल किया और हत्या करने के बाद में वायरल किया, और उसका संबंध आईएसआई से निकल रहा है साफ तौर पर, और कराची में ट्रेनिंग लेने के बाद भी आ रही है। जो और ये आसिन के रहने वाले, मूल रूप से उदयपुर के रहने वाले नहीं है, भीलवाड़ा में आसिन जगह वहां से आए थे। और ये क्या करते थे, फंडिंग करते थे। 8 जिलों में इन्होंने अपना पूरा सेल तैयार कर लिया था। ऐसे लोगों, गरीब मुस्लिम लोग जो गरीब हैं और जो हैं, उनको ये गुमराह कर करके कहते थे कि हमको कत्ल करना है, हमको उनसे उनका ऐसा करना है। बूंदी में एक मौलाना है जिसने कुछ दिन पहले जब नूपुर की घटना हुई उसके बाद में उन्होंने ओपन रूप से कहा कि सर कलम करना चाहिए। हमारी सरकार, क्योंकि वोटों की राजनीति है, कार्रवाई नहीं कर पाई समय रहते हुए। इस युवक ने, कन्हैयालाल जो टेलर है, युवक ने भी 15 जून को जाकर के थाने में उसको बंद किया गया, किसी के शिकायत करने पर उसको बंद किया गया, वो जमानत में छूटा। फिर उसने थाने में जाके कहा कि मुझे मार देंगे, प्लीज हमला नहीं, क्योंकि हमारी प्रशासनिक स्तर पर शुरुआती गुप्तचर एजेंसी ढीली रही है, उसका करना हमने भुगत लिया। लेकिन देखिएगा, जो अभी मैं धीरेन्द्र जी की बात का समर्थन करता हूं कि जो युवक आपके पढ़े लिखे तैयार होते हैं और वो जो इस घटना में चले जा रहे हैं, इंजीनियर और प्रोफेसर वगैरह, बहुत सारी हमारे राजस्थान के लोग भी कुछ इन्वॉल्व होकर के सामने आए हैं उसमें, ऐसा नहीं कि नहीं आए हैं। तो इसलिए आपकी जाति में हम दोनों ही, ऐसा नहीं क्या, हम जो दरगाह की घटना, अजमेर दरगाह की घटना को अगर याद करें तो वो भी घटना घटी थी। वो बाकायदा भगवा आतंकवाद की बात आई थी सामने। देखिएगा जयपुर में जब राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का हो रहा था, तो देखिए सिंधे हमारे गृह मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भगवा आतंकवाद की बात उस वक्त कही थी। और उसके बाद बहुत सारी चीजें आई सामने। लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं मुस्लिम समाज की तरफ से घटित हो रही है, वो निश्चित रूप से उस समाज को दूषित करती है, कलंकित करती है। यही कारण है आप कई बार सलाह आप दे रहे हैं सफाई देने की वजह, और मेरे समाज का कोई व्यक्ति होता है तो मुझको भी सफाई देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि समाज कलंकित होता है उससे। निश्चित रूप सारे मुस्लिम ऐसे नहीं है, मैं मानता हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे मुस्लिम ऐसे होंगे, हमारे भी दोस्त बहुत सारे मुस्लिम हैं। मैं अजमेर भी रहा हूँ, जयपुर भी रहता हूँ, मुस्लिम मेरे अच्छे दोस्त हैं। सारे लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन जो लोग होते हैं उनको कंडेम करने की, जैसे आज हमारे दरगाह दीवान अजमेर में है, उन्होंने इसके कंडेम किया है, उनको कहा फांसी की सजा तक होनी चाहिए। लेकिन हमारी सरकार का शुरुआती दौर, जिस प्रकार का रवैया हमारे यहाँ रहा, उसका परिणाम हमारे यहाँ 5 जगह दंगे हुए, करौली में हुए, भीलवाड़ा में हुए, जोधपुर में हुए, सब जगह मुस्लिम जिस प्रकार का प्रोवोक हुए और जो प्रकार के नारे लगे, हम कार्रवाई नहीं कर पाए। उसी का परिणाम है कि हम उदयपुर में तो खुलेआम उसकी हत्या कर दी गई, और बाकायदा जिस तरह की हत्या की है आप भी देख रहे होंगे, क्योंकि हमारी सरकार ने उसको बैन लगा दिया। यहाँ पर उसका वायरल नहीं हो पाया, कहा कि हम उसको खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यदि बैन नहीं लगाया होता, और सारी आज भी जगह जयपुर और उदयपुर बंद है, और काफी कस्बे हमारे बंद रहे, शहर बंद रहे, विरोध है, लेकिन कंट्रोल की कोशिश की, हमारे नेट बंद कर दिया गया है। हमारे यहाँ बहुत सारी घटनाएं घट सकती थी, लेकिन समझदारी है दोनों समाज की। दोनों समाज ने ऐसा नहीं किया कि उदयपुर में जो घटना हुई है उसका बदला लेने की तरफ से जो कुछ घटित हो जाता, तो हो सकता था हमारे उनका मकसद जो था वो सफल हो जाते, सफल होने नहीं सके। एनआईए ने तत्काल, देखिए हमारी घटना होने के बाद हमारी राजस्थान सरकार ने सिफारिश नहीं की एनआईए, अमित शाह ने तत्काल भेजा, क्योंकि हमारे 2023 से चुनाव भी होने, तो चुनाव की राजनीति इस पेज में फंसती है। और चुनावी राजनीति में जिस प्रकार का माहौल, कांग्रेस का समर्थन किधर की तरफ जाता है, यह है सही बात है, उसमें उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जो घटनाएं घट रही है सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, ताना बाना जो, इसलिए तो नुपुर शर्मा को अगर गिरफ्तार कर लिए होते तो कुछ नहीं हुआ होता। अगर आप नुपुर शर्मा को, अरे सुनिए, लेकिन नुपुर शर्मा को देखिए पार्टी ने निकाली भी ना, पार्टी ने निकाला। कह रहे हैं कि अमित शाह ने जैसे सॉफ्ट लाइन भाजपा के लिए सॉफ्ट भाजपा के पास अमित शाह ने फौरन, आप देखिए पॉलिटिकल सबका अपना वो है। उन्होंने मोहम्मद जुबैर को फौरन गिरफ्तार कर दिया, मोहम्मद जुबैर हमारे गिरफ्तार कर लिया गया।
देखिए हमारे यहाँ 2023 में चुनाव होने हैं और अमित शाह की निगाहें राजस्थान के ऊपर है निश्चित रूप से, इसे एनआईए भेजी ने बिना उसके, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने उसे स्वीकार कर लिया कि जांच करें अगर आतंकी घटना है तो। तो अगर जब पॉलिटिकल अगर डिफेंड कर रहा हूँ, जस्टिफाई कर रहा हूँ, तो मैं शुरू में पॉलिटिकल पे बात आई तो मैं पॉलिटिकल उसको बोल रहा हूँ। नहीं, आप पॉलिटिकली मैं बोलता हूँ। आपको लगता है कि नुपुर का ना गिरफ्तार करना इस कत्ल के लिए जायज है? इस कत्ल को जायज करता है? किसी भी तरीके से जायज नहीं करार दिया जा सकता। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये सवाल अपने आप में बहुत शर्मिंदगी भरा सवाल है। ये कैसे कोई सोच पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि अगर की बात की तो मैंने कहा कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी इसीलिए नहीं हुई कि एक पॉलिटिकल माइलेज भाजपा को चाहिए था कि ये मुद्दा जिंदा रहे, जबकि उसी आईपीसी की 295 है 153A के तहत मोहम्मद जुबैर पे, लेकिन कन्हैया लाल की गिरफ्तारी हुई है राजस्थान में, इसका समर्थन करने के लिए गिरफ्तार किया गया, वो जमानत पे छूटा। एजेंडा को सूट करता है मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी, पर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी से सूट नहीं करती। देखिए नहीं ये उदयपुर में नहीं, उदयपुर में इस शख्स को गिरफ्तार किया गया, इसका समर्थन करने के लिए इसकी शिकायत थाने में हुई तो उसको गिरफ्तार किया गया, जमानत पर छूटा। 15 तारीख को जमानत छूटा और उसने पुलिस को कहा कि मुझे हत्या कर दी जाएगी, लेकिन उसको नहीं दिया गया सुरक्षा, उसका कारण हुआ उसको हत्या कर दी गई। तो आप ये कैसे करें गिरफ्तार नहीं किया गया? राजस्थान है, वहाँ की पुलिस की गलती है। पुलिस मैंने सुना है कि शायद सस्पेंड भी किया गया पुलिस अधिकारियों को, जिन्होंने जो दो अधिकारियों को सस्पेंड किया है, एएसआई और एसआई को अब सस्पेंड किया है। तो नहीं, सस्पेंड करने से होता क्या है, उसको तो हत्या हो गई ना। हमारे यहाँ तो शांति का वातावरण था, वो दाग लग गया ना। एक तला साहब, एक छोटा सा सवाल है। आप एक जगह से रोज जाते हैं, वहां गड्ढा खुदा हुआ, आप रोज उसी तरह जाएंगे? रोज जाएंगे, रोज गिरते हैं, रोज उसमें गिरते हैं, तो आप रोज इसी तरह आंख बंद करके जाते रहेंगे? ये तो कॉमन सेंस की बात है कि आदमी रास्ता बदलेगा या गड्ढे को पाटेगा कोई। अब मैं इसलिए, क्योंकि हम लोग, मैं फिर कह रहा हूँ तला भाई, बार बार आपसे इस बात की गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरा कोई उद्देश्य किसी तरह से कोई चीज का अपमान करना या वो नहीं करना, लेकिन जब मैं लगातार देख रहा हूँ, मैंने फिर कहा कि लगातार मैं देख रहा हूँ कि वो जो पकड़ा जा रहा है वो शरिया की बात कर रहा है, वो जो बार बार कह रहा है कत्ल करना है क्योंकि काफिरों को मारना है, वो तमाम चीजें कर रहा है। तो मेरा शरिया का लफ्ज आया ना काफिर का लफ्ज आया, आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप वो वीडियो दिखाइए, दोनों में ना शरिया का लफ्ज है ना काफिर का लफ्ज है। सुनिए, मैं फिर कह रहा हूँ, हम एक बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। मैं कभी आपको नहीं रोकूंगा, आपका हर जवाब मैं सुनूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो 37 केस पकड़े गए हैं, मैं टोटल की केस की बात कर रहा हूँ, मैं आपको वो डाटा भेजूंगा। आप और हम लगातार डिबेट में रहते हैं, तो इसलिए मैं कोई ऐसा एक दूसरे पर हम लोगों को स्कोर नहीं करना है कि मैं आपसे स्कोर कर लूंगा या आप मुझसे करेंगे। मैं आपको डाटा बाकायदा शेयर करूंगा, क्योंकि हम कंटिन्यू रहते हैं। हम लोग लगातार उन लोगों की आईआर भी पढ़ते हैं जो लोग इस तरह की बातें करते हैं। अभी जब रुड़की से जो लोग पकड़े गए थे, आपको मालूम होगा, 6 लड़के, महज 19 साल के लड़के हैं। उनके परिवार से कभी किसी को आतंकी घटना का कोई नुकसान, कोई आपस के सौहार्द में नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो लोग जब शामिल हुए, जब उनसे इंटरोगेट किया गया, उन्होंने वही कारण बताए कि मैं आपको अभी भी, मुझे लगता है कि मैं इस समय नहीं लेके बैठा, लेकिन मैं लेके आपको मेल भी बाकायदा करूंगा, वो तमाम जो इंटरोगेशन हैं जो इस तरह की। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या हिंदुओं का डरना जायज है या नहीं, बस मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने कहा ना कि मीडिया के जरिए ऐसा एक प्रोपेगेंडा, ऐसा खौफ और डर का माहौल बना दिया गया है कि हिंदू समाज का डरना तो बिल्कुल जायज है। और मैं भी जब अपने आप को, व्हेन आई पुट माय सेल्फ इन दी हिंदू समाज शूज, मैं खुद इस बात को महसूस करता हूँ, मुझे भी डर लगता है। डर में देखिए, वही जब सियासत का आप देखिए कि सबसे गंदा स्वरूप यही होता है कि जब आप जनता का ध्यान उसके बुनियादी मुद्दों से भटकाना चाहते हैं तो डर और भय का माहौल पैदा कर दीजिए। तो जनता जब ये लगने लगे कि हमारी जान खुद महफूज नहीं है, तो रोटी कपड़ा मकान की बात तो बात की बात है, जब जिंदा रहेंगे तब आएगा। तो आप डर का वातावरण पैदा कर दो। आप देखिए कि बीजेपी के और उनकी जो प्रो आइडियोलॉजी है, उनके लोग टीवी पे बैठते कहते हैं हिंदू समाज खतरे में, हिंदू खतरे में। 14 साल से आप 8 साल से 12 साल से आप राज में सत्ता में, तब भी हिंदू खतरे में। भाई कौन फिर हिंदू समाज को बताने आएगा? मुसलमानों में एक वर्ग ऐसा है, वो लगातार कहता है मुसलमान तुम खतरे में हो, इस देश में तुम्हारे वजूद पे खतरा है, तुम्हारी उस पे खतरा है। तो ये भय का माहौल तो दोनों तरफ बनाया जा रहा है, और दोनों लोग सिर्फ अपनी सियासी रोटियां पीसने के लिए। और इसमें जो देश का नुकसान हो रहा है, इंटीग्रिटी का नुकसान हो रहा है,
इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, मेरी टोन थोड़ा सा हार्श होगी, मैं इसलिए माजरत चाहता हूँ, ये दर्द है मेरा, कोई गुस्सा किसी इंडिविजुअल की तरफ नहीं है। ये एक जो पूरा एक इस तरह का माहौल बना दिया गया है, इसमें मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और आप जैसे लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हमें वो जो ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है उसे खत्म करना होगा, हमें विश्वास को पैदा करना होगा और विश्वास पे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें ये, इसे आप रिस्क कहिए, इसे वो कहिए, इसे इस रिस्क को उठाना पड़ेगा कि समाज में दोबारा उस विश्वास को मजबूत किया जाए। एक दो इस तरह की घटना या 37 या 38 40, मैं एकदम डिक्लाइन नहीं कर रहा हूँ कि हमारे समाज में ऐसा होता ही नहीं है। बाहर की शक्तियां हमारे समाज में आकर धर्म के नाम पर हमारे लोगों को भड़काकर हमारे देश के खिलाफ खड़ा करना चाहती है और दिस इज द ग्राउंड रियलिटी, आई एक्सेप्ट इट क्लियरली। पर ये आप जानिए कि ये, इसे आप स्वीपिंग जनरलाइजेशन नहीं कर सकते कि ये कम्युनिटी या सोसाइटी का माइंडसेट है। आप समझ लीजिए 0.0001% भी ऐसे लोग नहीं होंगे जो नौजवान है। मैं वही तो कह रहा हूं ना कि जो नौजवान तबका, आपने खुद के टीनेजर ज्यादातर होते हैं, उन्हें ब्रेन वॉश करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं और इसमें समाज को भी रोल प्ले करना होगा। मैं एकदम क्लियरली इस बात को कह रहा हूं, हो सकता है मुझे कुछ लोग इसके लिए मेरे समाज में से भी कहें, पर मुझे इस बात का डर नहीं है। हमें अपने समाज में भी लोगों में आपस में इस तरह के डिस्कोर्स करना होगा कि हमारे समाज में अगर कोई इस तरह का बच्चा हो रहा है तो उसकी काउंसलिंग की जाए, उसे सही रास्ते पे लाया जाए, उसके जहन को साफ किया जाए। अभी सरकार ने भी इस बात पे बात की कि हम इस तरह की वो ला रहे हैं कि अमित शाह जी को ही मैंने सुना था पार्लियामेंट में कि हम रिकाउंसलिंग करेंगे इस तरह के नौजवानों की। इस तरह के अगर स्टेप्स होंगे तो सामने समाज में सबसे बड़ा आखिरी ऐड कर देता हूँ, छोटा आप अपना सवाल कीजिए, आप अपना जवाब दीजिए, बस ऐड कर देता हूँ। वो दरअसल एक एनआईए की स्कीम, मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज की स्कीम है, जिसमें बहुत सारे यूथ के साथ हम लोग जानते हैं, बल्कि हम लोगों ने उनके साथ बातचीत करने के लिए फिर उनको टीवी पे इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि उनसे उनका करियर और भविष्य भी खराब हो सकता है। ये एक स्कीम है जिसमें अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज उसको देख लेती है कि वो रेडिकलाइजेशन की तरफ गया हुआ है और उसको वापस लाया जाता है, तो ये कंटिन्यू काउंसलिंग की एक प्रोसेस चल रही है, इसमें काफी लोगों को काउंसल किया जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक प्रोसेस है और हम लोगों को उन सब के बारे में जानकारी मिलती है। कई बार आप भी समझते हैं कि टीवी की दुनिया है या न्यूज की दुनिया है, तो हम कोशिश भी करते हैं कि क्या इनको सामने ला सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक ये इजाजत नहीं दी है सेंसिटिविटी की वजह से कि आप उनकी प्राइवेसी में दखल नहीं दीजिए। हालांकि बातचीत उन्होंने कराई है 1-2 बार, लेकिन वो चीजें जरूर हो रही हैं। जी आप अपना जवाब दीजिए। मैं भी कह रहा हूँ कि जो इस तरह के डी रेडिकलाइजेशन के जो स्टेप्स हैं ये बिल्कुल होने चाहिए और इसको आप जानते हैं, उसके साथ उससे ज्यादा जरूरी है कि कम्युनिटी का भरोसा जीतना। आपको ये जो स्टेप बहुत अच्छा है सरकार का, पर कम्युनिटी में, हमारे समाज में अभी ये इतने स्तर पे पहुंचा नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है। सरकार को बुनियादी तौर पर कम्युनिटी का भरोसा जीतना होगा, वो चाहे जिसकी भी सरकार रहे। जब आप सरकार में हैं तो आप भाजपा ही नहीं रह जाते, आप कांग्रेसी नहीं रह जाते, आप सपाई बसपाई या फिर आप कोई और आप पार्टी के नहीं रह जाते। आप एक सवाल हो रहा है, एक तला साहब ईमानदारी से जवाब दीजिए। एक छोटा सवाल और है कि आखिर आपको दिखता है मुस्लिम यूथ को हमेशा अतिवादी विचारों का, पॉलिटिकल की बात कर रहा हूं मैं, डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स की बात कर रहा हूं, वो अट्रैक्ट क्यों करता है? वो ज्यादातर अगर आप देखेंगे अभी तक मैं ऐसी लीडरशिप को जो उनके साथ उनकी कम्युनिटी के मसलात को, दुनिया के साथ जो इंटरेक्शन है उसको बात करे, लेकिन मैं अक्सर ये सुनता हूँ वो कहते हैं कि पहले दीन का मसला है फिर बाकी सब पे बात करेंगे। इस तरह की लीडरशिप मैं हर जगह देखता हूँ, यहाँ तक कि क्रिमिनल्स को सपोर्ट करना। ऐसा नहीं हिंदुओं में नहीं होता, ये मैं पहले कह रहा हूँ, हिंदुओं में भी आपने देखा होगा डॉन जीत के आ रहे हैं, माफिया डॉन जीतते हैं और उनकी लंबे समय तक बनी रहती है, लेकिन धार्मिक आधार पे जीतने वाले लोग बहुत कम होते हैं। ऐसा क्या आपको लगता है कि जानबूझ के एक ऐसी लीडरशिप को तमाम लोगों के लिए वो बेहतर होती है क्योंकि वो अपनी वोट ला सकती है और बाकी सबको उसकी जरूरत नहीं है? हिंदू जो लीडरशिप है उसको अगर तुष्टीकरण करना है तो उसके लिए ऐसे लीडर ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमको आपके डिस्कोर्स से कोई लेना देना नहीं। ऐसा भी कभी महसूस होता है क्या? वही तो मैंने यही बात शुरू में भी मैंने आपसे कहा ना कि देखिए आज देश में पब्लिक ओपिनियन, मास ओपिनियन कौन बनाता है? आप देखिए एक जमाना था अखबार बनाते थे, आज अखबार बहुत हद तक डाइल्यूट हो चुका है। जो टीवी मीडिया है या जो चैनल्स है, न्यूज चैनल्स, ये मास ओपिनियन बनाते हैं, ये उसे अफेक्ट करते हैं। आप ज्यादा दूर मत जाइए, आप पिछले मई का डेटा उठाकर देखिए, अभी मेरे पास मेरे मोबाइल में होगा, मैं उसी से बात कर रहा हूँ। कुछ जो टॉप के जो प्राइम टाइम न्यूज चैनल्स हैं, इंग्लिश और हिंदी न्यूज चैनल्स, आप सबके डिबेट का पिछले सिर्फ मई का डेटा मैं अगर आप कहिए तो मैं आपको भेज भी दूंगा व्हाट्सएप पे, आप नंबर दे तो
आप देखिएगा तो अगर किसी चैनल ने 35 डिबेट की है तो उसमें से 29 डिबेट, मिनिमम 29 बता रहा हूँ, 30-31 हो सकता है, ये फिगर 29 से कम नहीं होगा। और सारे जो टॉप के प्राइम न्यूज चैनल्स हैं, वो चाहे हिंदी के हो चाहे इंग्लिश में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर 35 डिबेट है तो 29 डिबेट कम्युनल इश्यूज पे हुई है। 2 डिबेट हुई है नेशनल मुद्दे पे, 1 डिबेट इंटरनेशनल मुद्दे पे, और एक जो बुनियादी समस्या बिजली, कपड़ा, मकान, रोजगार, ये सब पे हुई है। तो जब 29 डिबेट, टीवी जब खोलो तो हिंदू मुसलमान, टीवी जब खोलो तो हिंदू मुसलमान, हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में, तो माइंडसेट तो वही बन गया लोगों का। फिर जब चुनाव आता है तो इस तरह के एक बात बताइए तलाब साहब, जो एक बात शमशान, कब्रिस्तान, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान की बात करेंगे। मीडिया को कहना आसान भी है, क्योंकि आपके पास आसान नहीं है, हकीकत है। देखिए, मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, मैं उसको ब्लेम के तौर पे ले भी नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ। लेकिन जितनी भीड़ आपने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर, सर तन से लेकर जुड़ा, वो शुद्ध मुस्लिम भीड़ थी, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। वो भीड़ कभी एजुकेशन पे, कभी पानी पे, कभी इस तरह की भीड़ मौलाना साहब लेके आए हैं, मतलब सड़कों पे इस तरह का आपने इतने बड़े लेवल पे प्रदर्शन देखे हैं? अरे क्यों नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। ऐसा नहीं कि लोग, तमाम कॉन्फ्रेंसेस चल रही है, तमाम एजुकेशनल, अभी अब फिर मैं आपको कोट करूंगा, अभी 3 रोज पहले, 4 रोज पहले मेरे ख्याल से शायद दिल्ली में जमातुल उलमा का हुआ था 3 डे का कन्वेंशन, उसमें एक दिन पूरा टॉपिक इसी पे था, बहुत भीड़ थी। मसला वही होता है। देखिए, मैंने कहा ओपिनियन कहाँ से बनता है, न्यूज चैनल उसे हाईलाइट नहीं करते। आपने भी न्यूज से ही जाना ये बात कि मुसलमान नुपुर शर्मा पे भीड़ लगाया हुआ, क्योंकि न्यूज चैनल को लगता है ये मटेरियल कवर कर रहे थे, हम लोग कवर कर रहे थे। बात करता है, तुम न्यूज चैनल्स को लगता है ये मसला टीआरपी का नहीं है, इसलिए उसको वो हाईलाइट नहीं करते। इसलिए आपको मुझे ये लगता है कि वो चीजें जो लोग, मैं हिंदू समाज में क्या हो रहा है मेन स्ट्रीम पे मैं क्या जानता हूँ, मैं तो जा नहीं रहा हूँ उनकी भीड़ में। मीडिया जितना दिखा देती है उतना मैं जानता हूँ, उतना मैं देखता हूँ। तो मैं वही कह रहा हूँ आपसे, फिर आप कहेंगे मैं मीडिया पे इल्जाम लगा रहा हूँ। ओपिनियन मेकर, आप इल्जाम लगाइए, क्योंकि हम लोग तो ओपन डिबेट है हमारा। ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करता है, वो बताता है कि देश में क्या हो रहा है। हम कैसे, एक आम आदमी जो सुबह से 9 से 5 की नौकरी कर रहा है, उसे जानना होता है कि देश में क्या चल रहा है, टीवी ऑन करता है। जब टीवी बताता है कि देश में हिंदू मुसलमान चल रहा है, तो मानता है हाँ भाई देश में हिंदू मुसलमान ही चल रहा है। लेकिन मैंने फिर आपसे पूछा कि उस डर को आप अच्छा, आप इस कत्ल को किस तरह का डर होगा, ये पहले देखते ही, हालांकि टेररिज्म में लिया है उसको, लेकिन ये पहले देखते ही आप इस कत्ल को किस श्रेणी में रखेंगे? क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? बल्कि मैं आपको अपनी बता रहा हूँ राय, मैं बहुत उसके साथ ईमानदारी के साथ ये स्वीकार कर रहा हूँ कि मुझे तो वो चीखें सुनाई देती है, और मैं कहता था इसको रोका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये देखना चाहिए एक सोसाइटी को कि वो कितने खतरे में है। क्योंकि वो लोग तो हत्यारे की तरह घूम रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कत्ल कर सकते हैं कि कोई एक पोस्ट का समर्थन कर दे। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, क्यों नहीं देखूंगा? अगर मुझे डर लगेगा तो मैं क्यों नहीं देखूंगा? आप खुद देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि इससे ग्रूसम कुछ नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं, मैं सोचता हूं तो मेरे खुद रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, अंदर से मुझको कपकपी सी कैफियत हो जा रही है कि कैसे कोई इंसान होश हवास में, उसके भी बच्चे थे, मेरे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, सबके सारी चीजें इसी सोसाइटी में हम आप रहते हैं, और एक टेलर, एक काम करने वाला, वो उस पर मानवीय संवेदनाओं की कोई सीमा नहीं है। अब दूसरी बात, प्रॉब्लम क्या होती है जब 2 चश्मे से, आप देखिए कि परसों मैं कहिए तो आपको स्क्रीनशॉट अभी दिखा देता हूँ, या आप बैठे हुए नेट पे देख सकते हैं। वही जब इस घटना के बाद कल या परसों उदयपुर के वही सीमानंद या कौन सा एक जिला है जहां से वो पकड़े गए, राजसमंद में भीम जगह, वहां से पकड़े गए। सर बात पूरी हो जाने दीजिए, राजसमंद में प्रोटेस्ट हुआ, वहां पे पुलिस वाले, एक पुलिस के संदीप नाम के पुलिस कांस्टेबल को तलवार से गला काट दिया गया। वो क्रिटिकल कंडीशन में, आप सबकी सिचुएशन में अजमेर में भर्ती है। ये लोग कौन थे, किसने उनको अधिकार दिया? गला उसी तरह तलवार से काटा गया उसका भी, वो अभी क्रिटिकल कंडीशन में है, अजमेर में भर्ती है। क्या ये गलत नहीं है? मैं देखिए जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बात कर रहा हूँ। दोनों वीडियो वो वायरल होना चाहिए। ये कई मेन स्ट्रीम मीडिया से पूरी खबर गायब है। ये भी होना चाहिए, ये भी खबर आज मुख्यमंत्री, वो कत्ल कम था, ये कत्ल ज्यादा, या ये जुर्म कम है, ये जुर्म ज्यादा है? देखिए वो आज मुख्यमंत्री, दिक्कत उससे होती है जो सिलेक्टिव श्याम जी से सुन लेते हैं। वो कौन लोग थे इन्होंने उस कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल सिस्टम का हिस्सा है, वो आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा है, वो जान दे रहा, वो वहां पे नहीं, आप देखिएगा, खड़ा था, वो कोई फ्रेंच एलिमेंट नहीं था, कोई अनसोशल एलिमेंट नहीं था, उसका गला तलवार से काट दिया गया। नहीं, उसको जो राज पर है घटना, भीम राजसमंद में भीम जगह है जहां पर उसको अरेस्ट किया गया था,
उस थाने में लाया गया था। उग्र भीड़ ने ये घटना घटी है। संदीप नाम का जो कांस्टेबल है अजमेर में भर्ती है, मुख्यमंत्री जी आज उसको देखने भी गए। ऐसा नहीं क्या उसको उसकी घटना को अगर उदयपुर की घटना से जोड़ा जाएगा तो गलत है। उदयपुर की घटना तो कह के हुई, सुनिए सही, वो तो पहले वीडियो वायरल होता है कि हम घटना करेंगे, घटना करने के बाद वीडियो वायरल किया जाता है। ये अंतर नहीं। अभी तो देखिए एक और व्यापारी है जिसको उन्होंने थ्रेटिंग दी थी, आप देखिए उसका नाम है 11 सेक्टर में रहता है, वो नितिन जैन नाम का है, टायर का कारोबारी है। उसको भी कहा हम आपका सर कलम करेंगे। अभी ये घटना उसको भी देखिए, उसको भी घटना उसने शिकायत कर रखी है। और एक प्रताप सेना है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसने दिल्ली कमिश्नर को कहा है, उसको भी कहा है कि हम तुम्हारा सिर कलम करेंगे। ये अभी आज की घटना बता रहा हूँ, उसने शिकायत की दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, जो प्रताप सेना का है, जिसने दरगाह के मामले में जो बोला है। तो ये सारी घटनाएं हो रही है। जिस तरह की घटना हो रही है उसमें जो लोग जिस तरह का हथियारों का उपयोग किया गया और जिस तरह से कहा गया और जो कुछ कहा गया कि हमको किसमें याद रखा, दुआओं में याद रखना, ये चीजें कह करके इस समाज में क्या कहना चाहते हो, क्या देना चाहते हो? मैं एक बात सोचता हूँ तला साहब की, जो भीड़ वो जो नारे लगा रही थी कि गुस्ताखे रसूल की सजा, एक ही सजा सर तन से जुदा, और इसके लिए वो टैक्स कूट कर रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, जैसे हम लोग तमाम, मैं उस इशू पे जाना नहीं चाहता क्योंकि बहुत तल्खी होती है और बहुत ये माना जाता है कि क्योंकि मुझे किसी के धर्म को चोट पहुंचाने का या किसी भी तरह से मैं नहीं चाहता कि उस पर बात करें। मैं सिर्फ एक ईमानदार जर्नलिस्ट के तौर पर ये बात करना चाहता हूँ कि आखिर वो आता क्यों है, वो टैक्स इस तरह के कैसे बनते हैं, या उन टैक्स का दो तरफा इस्तेमाल कैसे हो सकता है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो तो पॉजिटिव है, जैसे आपने कहा, मैं खैर उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं कुरान शरीफ को पढ़ चुका हूँ और अल हदीस भी पढ़ता हूँ और तफसीर भी पढ़ता हूँ। मेरे पास इब्ने माफ कीजिएगा, इब्ने माजा है या इब्ने, मैं आपको बताता हूँ कौन सी तफसीर है। मेरे अल हदीस और बुखारी की सही हदीस को मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं उस पर नहीं जाता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं वो पढ़ के भी आपके धर्म के किसी एक छोटे से जानकार के सामने भी कुछ नहीं हूँ, क्योंकि आप उनको जीते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि वो उन टैक्स का इस्तेमाल करते हैं। इस पे आपका मेरे साथ इख्तलाफ हो सकता है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अरब का इस्लाम कम से कम इस्लाम की उस परंपरा से है जिसको दुनिया में इस्लाम कहा जा सकता है। क्योंकि अनीस की मैं एक किताब को आपके साथ आसिफ सासिर की किताब का जिक्र कर देता हूँ, जिसमें उसने इन तमाम देशों को घूमने के बाद कहा था कि इन तीनों देशों के इस्लाम के अनुयायी किसी इस्लाम की महान परंपरा से नहीं जुड़े जिसको कहीं नहीं, लेकिन वो अपने आप को इस्लामिक साबित करने के लिए उस तरफ बढ़ते हैं और उसके लिए वो इस तरह की वारदात हासिल। मैंने फिर कहा कि मेरा कोई अपमान का कोई इरादा नहीं। आप इसका जवाब अगर देना चाहें तो। देखिए, मैं आपका सवाल बहुत ज्यादा मैं समझ नहीं पाया, पर मैं बस ये समझता हूँ कि आपने नारेबाजी की बात की कि नारेबाजी कहाँ से आती है। नारेबाजी कहीं से भी आ सकती है, नारा कोई भी बना सकता है। नारा ये कोई धार्मिक नारा नहीं है, ना कुरान में कहीं इस तरह का कोई लिखा हुआ है। फिर स्पष्ट तौर पे पूरी कुरान आप छान मारिए, पूरी हदीस की किताबें छान मारिए। हाँ, किसी की पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल की कोई राइटर ऑथर कहीं का हो, किसी ने कोई किताब लिखी उसमें कुछ आया हो तो मुझे नहीं पता, और वो इस्लाम का हिस्सा भी नहीं हो सकता। पहली बात, जब नारे की ही बात हो रही है तो नारेबाजी, अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो उस नारे पे भी हमें गुस्सा आना चाहिए कि जब मुल्ले काटे जाएंगे डैश डैश चिल्लाएंगे, या जब मुल्लों का दो स्थान शमशान या पाकिस्तान। तो जब ये समाज में दोनों चीज पे कार्रवाई होनी चाहिए, तभी समाज वो बनेगा। जब आप इस तरह के एक लोगों को एक फ्री हैंड देंगे और वो इस तरह के नारे लगाकर यहाँ से जंतर मंतर तक चले जाएंगे और उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, लोग चिल्लाते रहेंगे, तो आप ये जान लीजिए कि एक तबका ऐसा पैदा होगा कि वो इस तरह की हरकतें करेगा और इसे हमारे लिए समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए यही मैं कह रहा हूं ना कि कानून से ऊपर, जब मैं देश में रह रहा हूं, भारत में रह रहा हूं, तो सर्वोपरि मेरे भारत का संविधान है, भारत का कानून है, और मुझे एक देश का नागरिक होने के नाते मुझे उसके कानून का पालन करना होगा। और कानून के जो रखवाले हैं, कानून जो बनाने वाले हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, ये उनका फर्ज, उनका कृत्य है, उनका दायित्व है कि वो कानून की जो इक्वालिटी ऑफ जस्टिस है उसको वो कायम कराएं और उसे इम्प्लीमेंट करने और एग्जीक्यूट करने के लिए तमाम कोशिशें करें।
ये सबसे इंपॉर्टेंट वो है और इस पे हमें बात करनी चाहिए। बाकी मैंने आपसे साफ तौर पे कहा कि नारे कहाँ से है, नारेबाजी कोई कुछ भी कर सकता है। मैं आपसे कहूँ, आपने मुझसे सवाल किया इस नारे के बारे में, मैं आप दोनों हजरात से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप इसे कैसे देखते हैं, कैसे जस्टिफाई करेंगे जब ये नारे लगाए जाते हैं कि जब मुल्ले काटे जाएंगे डैश डैश चिल्लाएंगे, या फिर मुल्लों का दो स्थान शमशान या कब्रिस्तान, और उसके बाद आजकल भोजपुरी और बिरहा गाना आप सुन लीजिए, और जो कि पूरे कॉमन हो गया, हर जगह दिल्ली तक बज रहा है, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, खून खौल जाएगा। तो ये कौन लोग हैं? अच्छा, एक और अंतर हम लोग करते हैं कि जिन लोगों ने ये नारे लगाए जंतर मंतर पे, उनके समर्थन में कितने शहरों में रैली निकली, आप बताएं। हाँ, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, क्योंकि सोसाइटी है वो उसको एडेप्ट नहीं करती है, क्योंकि इस तरह के लोगों को मेरी बात सुनिए, जब कोई शख्स जो चुन के जाता है और जब उसको ये पता चलता है कि कमलेश तिवारी का कत्ल कर दिया गया और वो भरी रैली में ये कहता है मारा गया वो कुत्ता या इस तरह की चीजें, तो आपको लगता है कि उस पर ताली बजाने वाले खतरनाक होंगे, या एक जगह जो फ्रिंज एलिमेंट के तौर पर, मैं फ्रिंज वर्ड कर रहा हूँ और इसलिए वर्ड कर रहा हूँ कि उनके समर्थन में कहीं कोई आप दूसरी रैलियां दिखा दीजिए। जब अरेस्ट हुए जितेंद्र त्यागी तो उसके लिए रैली, या यति नरसिंहानंद सरस्वती के लिए आप कोई, यति नरसिंहानंद सरस्वती का आपने नाम नहीं लिया, मैं ले रहा हूँ, क्योंकि थाना रात भर लोग घेरे रखे, सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि एक, मैंने फिर कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि आपको कि बंगलौर में किस तरह से जब उस विधायक के भतीजे की एक पोस्ट हुई उस पर पूरे थाने में दंगा हुआ, मैंने नहीं कहा, क्योंकि एक जगह की हम बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि वो मास सपोर्ट उनको नहीं। लेकिन इस तरफ जब रैलियां होती हैं और जब वो कहते हैं कि हम ये कर देंगे, तो एक डर, पथराव, पत्थरबाजी सब जगह हुई। क्या आपको नहीं लगता कि कानपुर में हुई पत्थरबाजी के पीछे धार्मिक कारण हो सकता है? क्या आपको नहीं लगता कि 3 जिलों में जब प्रयागराज में ये होता है तो वो पत्थर फेंकने आता हुआ नौजवान, उसको नहीं पता होगा कि वो जो पत्थर फेंक रहा है वो किस पर फेंक रहा है? सर अब फिर देखिए, बहुत आप टॉपिक को बहुत डाइवर्ट, आज हमको लगता है लंबी बात हो गई, लेकिन मेरा सिर्फ यही आप दोनों के साथ भी है और हमारा तमाम दर्शकों से जो देख रहे हैं इस समय भी भारी संख्या में है, मेरा सिर्फ ये अनुरोध है कि हम लोग एक इंटरनल चर्निंग की, इंट्राफेथ की बात कर रहे हैं कि उसके अंदर वो होना चाहिए, नहीं तो ये देश आतंक के सामने एक बजूके को तरह खड़ा है, जिसकी जांच एजेंसियों को भी मालूम नहीं कि उनको कैसे निपटना है, जिनकी अदालतों को मैं ये कहूंगा कि वो अभी तक इंटरनेशनल टेररिज्म के इस पूरे स्वरूप को सिंक नहीं कर पाई हैं, और इसके लिए मिडिल ईस्ट से आते हुए और उनके साथ रिश्ता जोड़ते हुए कि लोग हिंदुस्तान में बच्चे खलीफा की मांग करें, मुझे लगता है कि तब एक सोसाइटी को सोचने की जरूरत है, तमाम सोसाइटी को सोचने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। तला साहब आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने कुछ उम्मीद है कि किसी को कोई दिल से चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की, एक रास्ता ढूंढने की कोशिश की। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि ईमानदार डायलॉग, कड़े सवाल, लेकिन मन खट्टा नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।